Before starting, थैंक यू मैम। नमस्कार, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। शुरुआत करने से पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगी पूजा मैम का, जिन्होंने हमें बड़े ही नाइस वे में वेलकम किया। सर मैथ्यू थॉमस का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म AIEF प्रदान किया। उनके ही अथक प्रयासों के कारण हम आज ऐसे समय में जहां दुनिया थम सी गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं वी आर स्टक, बट क्योंकि हमें ये प्लेटफॉर्म उन्हीं के द्वारा मिला, तो उन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। आज के इस सेशन में मैं रेखा राज, AIEF रिसोर्स पर्सन, फाउंडर डायरेक्टर ट्वेशा द लाइटेड लैम्प ग्लोबल फाउंडेशन, PGT इंग्लिश सेंट एंथनीज नॉर्थ सिटी, मैम सुमेधा चतुर्वेदी एंड मैम प्रीति सारस्वत के साथ आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करना चाहूंगी। आई वेलकम यू ऑल। हमने स्कूल में जो जो सीखा उसका चलो करें निवेश, मिलकर बनाए शिक्षा को शिक्षार्थियों के लिए विशेष। ज्ञान है हमारे पास अपार, चलो बांट ले कार्यभार। शिक्षा जिसकी जड़ें कहते हैं होती है कड़वी, शिक्षा जिसकी जड़ें कहते हैं होती है कड़वी। आने वाली पीढ़ी के लिए बनाए चलो उन्हें मीठी। Let's start understanding our topic of discussion: innovations in language technology, crossing all the language barriers. Let's understand the trends in language pedagogy and technology. सबसे पहले समझते हैं pedagogy क्या है। मैं उसके लिए इनवाइट करना चाहूंगी मैम सुमेधा चतुर्वेदी को। मैम प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू रेखा मैम। पेडागॉजी, इस वर्ड को हम चलिए ब्रेक करते हैं। पैडा मीन्स चाइल्ड या बालक, मीन्स आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। तो अगर हम पैडागॉजी को विस्तार में लेके जाएं तो सीखने के सिद्धांतों और शिक्षण के लिए रणनीतियों का ज्ञान जो होता है वो हमें साइंस से मिलता है। वहीं आर्ट्स में हम सिद्धांतों को सही ढंग से व्यवहार में लाना और शिक्षण अनुभवों का निर्माण करना सीखते हैं। तो जब इस साइंस और आर्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है तब टीचर्स अपनी नई नई स्ट्रैटेजीज बनाकर पैडागॉजी को प्रेजेंट करते हैं। अगर वहीं हम हिंदी में इसका मीनिंग देखने जाएं तो यह अध्यापन कला है, यह प्रशिक्षण है और तो आइए अब इसके इंपॉर्टेंस जानते हैं। ओवर टू यू प्रीति मैम। थैंक यू सुमेधा मैम, बहुत अच्छे से आपने पैडागॉजी का मतलब समझाया। तो पैडागॉजी का इम्पोर्टेंस जानने से पहले आइए ये समझ लेते हैं कि पैडागॉजी टीचर्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्यों टीचर इसको अपनी क्लासरूम टीचिंग में यूटिलाइज करना चाहता है। तो एक्चुअली पैडागॉजी को टीचिंग क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ टीचर ये समझता है कि वो अपने बच्चों के जो स्किल्स है, जो उनके कौशल है और उनकी क्षमता का पता लगाने में ये पैडागॉजी उनकी हेल्प करती है। सो एक टीचर के लिए पैडागॉजी यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उससे उनकी टीचिंग इफेक्टिव होगी। और एक टीचर तो क्या ही नहीं कर सकता है, बिकॉज टीचर को हर अलग अलग तरीके से भावों के साथ लोग अपने दिमाग में रखते हैं, कभी अपने दिल में रखते हैं, क्योंकि एक टीचर ही है जो कभी डांट कर प्यार जताते हैं, कभी रोक टोक कर हमें चलना सिखाते हैं। ये तो वो क्रिएटर्स हैं जो ब्लैक बोर्ड पर चौक से उज्जवल भविष्य का सूरज उगाते हैं। तो टीचर्स कैन डू एनीथिंग मैजिक। सो पैडागॉजी के अंदर वो करते क्या है, एक पैडागॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि वो इक्वली सारे बच्चों के पास इक्वली वे में पहुंचती है। और इसके कुछ इंपॉर्टेंस आइए जान लेते हैं। पैडागॉजी को क्लासरूम टीचिंग में इन्वॉल्व करने से एक क्वालिटी निकल के आती है। बच्चे मोर रिसेप्टिव होते हैं, बच्चे हमें एक एक्टिव लिसनर की तरह मिलते हैं, वो बहुत अच्छा आउटकम देते हैं, चीजों को समझते हैं। उसके बाद वो उस चीज को क्लासरूम में जब हमारे पास निकल के आता है तो एक नए उपागम के रूप में वो सबके सामने होता है। बच्चे पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं, कुछ
पैसिव लिसनर वाली और एक्टिव का कॉम्बिनेशन जो है वो एक पैडागोजी के साथ इस चीज को टोटली चेंज कर देता है। तो बच्चे हमें हमेशा एक्टिव नजर आते हैं, एंड स्पेशली क्योंकि बच्चे वहां इन्वॉल्व हैं पैडागोजी के थ्रू, वो लर्निंग बाय डूइंग बाय लर्निंग से सीख रहे हैं, तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप होती हैं, क्योंकि वो करके सीख रहे होते हैं, उन्होंने कुछ इंप्लीमेंट किया होता है। सो पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे बच्चे एक नई दिशा में जाए। इसके लिए हम कुछ मेथड्स, एप्लीकेबल मेथड्स अपने क्लासरूम में अपनाते हैं। तो आइए पहले उन मेथड्स को जान लेते हैं। यस, हमारे पास शिक्षक होने की वजह से कितने प्रकार के टूल होते हैं जो एक विद्यार्थी के दिमाग में संतुलित आहार देने के रूप में काम में लाए जा सकते हैं। भाषा चाहे कोई भी सिखानी हो, मेथड एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, फिर चाहे वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो, डायरेक्ट मेथड हो, ऑडियो लिंगुअल मेथड हो, कम्युनिकेटिव मेथड्स हो, सब मेथड्स का मोटिव होता है सरल तरीके से अपनी बात को समझाना। छोटे संग छोटे हो जाएं, बड़े संग बड़ों का ढंग अपनाएं, खेल खेल मौज मस्ती के संग शिक्षा का घर स्तर बढ़ाए, असल में वो शिक्षक ही तो मैजिशियन कहलाए। जी हाँ, केवल बोल देना कि ऐसा होता है वैसा होता है, भाई ऐसा ही होता है की जगह अगर हम शिक्षार्थी के सवाल को डीप में सुने और फिर खोजे उसके उत्तर को, उसकी क्वेरी को अगर सेटिस्फाई करें, तो आपको नहीं लगता कि हम शायद कुछ नया कर पाएंगे, कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे? आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को देखें जो शायद आपको उस परिस्थितियों की याद दिलाए जब आप भी ऐसी सिचुएशन में होंगे और आप भी शायद कहते होंगे कि भाई ऐसा ही होता है। बिफोर प्रोसीडिंग, आई विश प्रीति मैम टू प्ले द वीडियो। मैम प्लीज। अरे तू कहाँ जा रही है? तुम्हारे मैके से आया है, उससे मिलते हो। इधर आ सकते हैं सारे? आओ आओ। आराम से। जीते रहो जीते रहो। ये है मेरी, मैं जानता हूँ सर। क्या जानते हो? आपकी ज्येष्ठ पुत्री रूपा जी। पुत्री नहीं, मेरी धर्मपत्नी है भाई। क्षमा कीजिएगा। हाँ याद आया, श्रीपत भैया बोलते थे आपकी स्कूटी तो शिमला में पड़ती है ना? क्षमा कीजिएगा। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था आपका? जी श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। विवाहित हो या अकेले? अभी तो अकेला ही हूँ साहब। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया? जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना? ओह, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? जी हाँ, अंग्रेजी भाषा में यही कहते हैं, परंतु हिंदी बोलते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग उचित नहीं समझते। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? व्हाट नॉनसेंस नहीं, क्या बकवास है। अब हिंदी बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, DO2 DO2 किंतु GO गो हो जाता है। आप ही बताइए मेरे साथ, जब DO2 DO2 तो GO गु क्यों नहीं होता? साहब हम का आ काका बोलते, ता आ दा आ दादा बोलते, बा आ बा आ बीबी थोड़ी बोलते। अरे यही तरीका है अंग्रेजी भाषा का। क्या तरीका है साहब? अशिक्षित हूं ना, इसीलिए आप ऐसे समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपके चरणों में आ गया हूँ, धीरे धीरे सीख जाऊंगा। साहब आज ही मैं अंग्रेजी की पुस्तक खरीद कर लाता। एक विद्वान महापंडित के पास आकर यदि मैंने कुछ ना सीखा तो इतनी दूर आने से क्या लाभ? थैंक यू मैम। याद आया कुछ ऐसा सा आपको? अगर हाँ तो अंत में आप भी जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस, चाहे अभी भी चैट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं या फिर जब फीडबैक फॉर्म फिल करें तो यू कैन जस्ट राइट टू अस, मे बी इट विल हेल्प, हमें शायद कुछ मदद मिल सके। आगे बढ़ते हैं, टीचिंग मेथड्स को समझते हैं। हमारे पास में कुछ टीचिंग मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड। पहला मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? ये है क्या? पहले इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एक सबसे पुराना मेथड है जिसे क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, और 1500 ईस्वी में ग्रीक और लैटिन में आई, फिर उसे हमने भारत में भी अडॉप्ट किया। इस पद्धति से बच्चों के विकास को बल मिलता है। यह उत्तम विधि है और इस विधि में दूसरी भाषा के व्याकरण की तुलना मातृभाषा के व्याकरण शुद्ध भाषा सिखाई जाती है।
जैसा कि अभी अभी हमने देखा कि बहुत कंफ्यूजन था, जियो गो है तो जियो और डियो में प्रोनाउंसिएशंस क्यों अलग अलग हैं। तो इस रीजन, एक बहुत छोटा सा रीजन है कि मिडिल इंग्लिश में जब उस टाइम पे जब करंट इंग्लिश का स्पेलिंग सिस्टम बना और उस टाइम जो फॉर्मेशंस हुए वो उनके वॉवल्स काफी समान थे और उनके पास ज्यादा साउंड्स नहीं थी, वो एक रीजन था। लेकिन हाँ, हम उसको मजाक में ले सकते क्योंकि इस तरह के वेरी श्योर क्वेश्चंस और डाउट्स हमारे मन में भी आए और हमारे बच्चों के मन में भी आते हैं। भाषा कौशल में अगर हम देखें तो डेफिनेटली ग्रामर ट्रांसलेशन का यही काम है कि वो दक्षता लेके आता है, यही इसका मेन उद्देश्य है। में दूसरी भाषा को शब्दशः अनुवाद किया जाता है और इसकी अन्य भाषा यानी कि दूसरी भाषा के व्याकरण की तुलना मातृभाषा के व्याकरण के साथ करके इसे शुद्ध भाषा में सिखाया जाता है। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों पर ज्ञान जोर दिया जाता है। और डेफिनेटली क्योंकि हम ग्रामर की बात कर रहे हैं, हम व्याकरण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ नियमों का भी पालन किया जाता है। अब हम चलिए इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारे सामने स्क्रीन पे ही रखा है, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे। सबसे बड़ा डीमेरिट है, अगर हम इसे शब्द अनुवाद करें तो ये कुछ और ही हमारे सामने आएगा। पर इस इडियम का अर्थ है ये आज वर्षा हो रही है और बहुत तेज वर्षा हो रही है, ना कि ये आज वर्षा हो रही है बिल्लियां और कुत्ते। सो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। पर हाँ, ये लुप्त भी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल जो है वो रीडिंग और राइटिंग पर जोर नहीं दिया जा रहा है, अब स्पीकिंग और लिसनिंग पर जोर दिया जा रहा है। और जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो ज्यादा से ज्यादा राइटिंग और रीडिंग पर ही जोर देता है। हाँ, ये बात है कि ये बहुत क्लियर है, लेस चांस ऑफ कंफ्यूजन है, इसमें बहुत इकोनॉमिक है, टाइम सेविंग है, वोकैबुलरी अच्छे से बिल्ड करता है, इसमें गलतियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विद्यार्थी को करेक्ट नॉलेज आ जाती है भाषा का। पर हाँ, अगर हम इसके ऊपर सबसे पहले यही देखें कि हमें भाषा सिखाई, अगर हमें सीखनी है कोई दूसरी, में ग्रामर ट्रांसलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डायरेक्ट मेथड, जो कि प्रीति मैम एक्सप्लेन करेंगी। सो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को तो आपने वीडियो से रिलेट कर ही लिया। आइए डायरेक्ट मेथड को जानते हैं कि ये जो मेथोडोलॉजी है, ये मेथड्स हम किस तरह हमारी क्लासरूम टीचिंग में इम्प्लीमेंट होते हैं, किस तरह हम यूज करते हैं। सो डायरेक्ट मेथड बेसिकली जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि सीधा सीधा संबंध। जब हम किसी एक कॉन्सेप्ट को, एक बात को जब सीधा सीधा बच्चों तक पहुंचाते हैं किसी माध्यम से, लेकिन डायरेक्ट मेथड मतलब एक ही भाषा के रूप में, आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आप डायरेक्ट मेथड में किसी चीज को आप बच्चों के पास अगर समक्ष पहुंचा रहे हैं तो उसमें आप दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। सो डायरेक्ट मेथड में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि आप बच्चों को जिस भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, आपको उसका कॉन्सेप्ट उसे उसी भाषा में सिखाना होगा, क्योंकि हर भाषा का अपना अलग व्याकरण है, अपने कुछ दायरे हैं। जैसे इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर यूसेज अलग होता है, हिंदी का एक व्याकरण भाव अलग है। जैसे इंग्लिश में कॉन्सोनेंट वॉवल्स हैं तो हिंदी में स्वर और व्यंजन है, संस्कृत में बाल रूप शब्द रूप है। तो ये जो अलग अलग एक परिवेश बना हुआ है हर भाषा का, तो ये जरूरी है कि उस भाषा को आप जो बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे हैं उसका भाव उसी भाषा में समझाएं। मैं इसके मेरिट डिमेरिट्स भी आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम इसके ओरिजिन को जान लें कि ये डायरेक्ट मेथड आया कहाँ से है। एक्चुअली ये डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड भी के नाम से भी जानते हैं, इसको रिफॉर्म मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रांस से। ये फ्रांस के प्रिंसिपल से बना हुआ है और उनका मानना है कि जो भाषा आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपका उसमें मास्टर होना बहुत जरूरी है। सो अगर आप जिस लैंग्वेज में पढ़ाएं उसकी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को अगर आप किसी और भाषा के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि इस डायरेक्ट मेथड को क्लासरूम में इंप्लीमेंट करने के लिए हमें एक्सपर्ट टीचर्स की जरूरत है। एक्सपर्ट से मेरा मतलब है यहाँ पर कि जिस भाषा की पकड़ हो, उस टीचर
की पकड़ होनी चाहिए उस भाषा में। ऐसा नहीं है कि अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छी है और वो पढ़ाने में सक्षम है तो डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकता है क्लास में। अब क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, हम सीधा सीधा बच्चों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए, उसको एक एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए ऑडियो विजुअल एड्स यूज करना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों के लिए बहुत बोरिंग ना हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा कि हम ऑर्डिनरी टीचर्स के साथ नहीं जा सकते, इसका मतलब है यहाँ पर वी हैव टू गेट द ट्रेन टीचर्स। हमें ऐसे शिक्षक चाहिए जिनको इसमें महारत हासिल हो। और क्राउडेड वाली क्लास में हम इसे क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये एक ज्ञान है जो हम समग्र रूप से बच्चों तक एक साथ पहुंचा रहे हैं। तो शायद बहुत ज्यादा, जैसे आप 40+ अगर 40 to 50 बच्चे हैं क्लास में, तो इतनी क्राउडेड क्लास में शायद वो बच्चों की पहुंच तक पूरी तरह ना पहुंच पाए। अगर बच्चे कम होंगे तो वो कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनेंगे, उनको पता होगा कि टीचर हर एक पे नजरें रखे हुए हैं। सो ये डायरेक्ट मेथड का एक डिमेरिट ये है कि इसको हम बहुत ज्यादा क्राउडेड क्लास में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आइए अब इसको डायरेक्ट मेथड को अपनी वीडियो से कनेक्ट करके देखते हैं कि इसमें हम ऐसे क्या आंसर्स है जो हम वीडियो से ले सकते हैं। जैसे एक तो ट्रांसलेट करके मैम ने ही बताया, इसके रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड, वो एक ट्रांसलेशन वाली बात थी। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट समझिए कि हम बच्चे को ये बताना चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा दिल दिमाग से समझ के रहना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप मेरी बात को ठीक से समझ रहे हैं कि नहीं, तो हम बोलेंगे आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आप समझ नहीं पा रहे हैं। सो यहाँ पर अगर मैं यही बात हिंदी में बच्चों को समझाऊं कि बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि शायद तुम अपने दिमाग से बाहर हो, नहीं, हम ये तो नहीं बताना चाह रहे। तो क्योंकि हम जिस भाषा का अगर हम ज्ञान दे रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट उसी भाषा के यूसेज के हिसाब से आएगा। सो हर एक भाषा का अपना अपना यूसेज है, उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए जब हम डायरेक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें ये ज्यादा अच्छा होगा कि उस भाषा का आधार मानते हुए ही हम उस बात का एक्सप्लेनेशन करें। तो इसलिए एक इसमें कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छा है, जो आजकल हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा अपनाते हैं, वो बाइलिंगुअल मेथड है, जो कि बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन हम इन दो कॉन्सेप्ट से हटा के उसको यूज करते हैं। तो चलिए बाइलिंगुअल कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं। बाइलिंगुअल मेथड, इस मेथड को समझने के लिए बाइलिंगुअल मेथड, इस मेथड को समझने के लिए मैं सिर्फ आपका ध्यान वापस से वो धर्मेंद्र जी की वीडियो की तरफ ले जाना चाहूंगी। आपने देखा वो सभी कम्युनिकेट कर रहे थे दो भाषाओं में। पहला जो उन्हें बोलना आता था, जो बोल रहा था, और दूसरा जो लिसनर, मतलब जो उसे समझ में आ रहा था। तो दो भाषाएं थी, दो भाषाओं को प्रयोग हो रहा था, परंतु शायद सुनने वाले को कुछ क्लियर नहीं था जब धर्मेंद्र जी ने बोला लो पथगामिनी, क्योंकि सुनने वाला उसी सेम शब्द को ट्रेन वर्ड में यूज करता है। लो पथगामिनी ऑल्दो हिंदी था, हिंदी उन्हें आती थी, बट क्योंकि शायद वो उसको यूज नहीं करते थे, इसीलिए उस चीज को वो आसानी से समझ नहीं पाए। तो बस ये द्विभाषी जब भाषा का हम प्रयोग करते हैं, शिक्षण का जब हम इस पद्धति का जब हम प्रयोग करते हैं, तो ये लैंग्वेज को इजी बनाने के लिए, बच्चों के लिए जो भी हम उनको कन्वे करना चाहते हैं उसको इजी बनाने के लिए किया जाता है। अभी मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल आई विल डू समथिंग विथ यू, ताकि समझ में आयो हाँ या ना, समझ में आयो हाँ या ना। हाँ आयो तो चैट बॉक्स में लिखो, समझ में आयो हाँ या ना। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में लिखो। Those who are able to understand me, suppose I got the answer yes, fine. Now what I did, I just gave you an example. I spoke in my own native language. Fine. What I spoke कि आपको समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ, समझ में आयो हाँ या ना। This is the only way we have to actually tell the children what we are actually asking from them. मैंने आपको नहीं समझाया कि मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, आपको नहीं समझ में आया कि ये लैंग्वेज क्या है, बट क्योंकि मैंने शायद इस तरीके से उसको एम्फेसिस करके बोला तो आपको समझ में आया, तो आपने लिखा हाँ आयो। आयो इज यस, सो रेस्पॉन्स इज यस, हाँ आया। सो जस्ट आई सिंपली आस्क यू अ क्वेश्चन, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो क्या होता है जब हम उनको बच्चों को बोलते हैं, जैसे मैंने इंग्लिश में बोला या मैंने मेरी खुद की लैंग्वेज में बोला, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। तो सुनने वाले को, बोलने वाले को वो लैंग्वेज क्लियर होना चाहिए। वही होता है बाइलिंगुअल मेथड, वो मेथड जिससे हम लोग सिंपली अंडरस्टैंडिंग दे सके। हमारा ऐसा कंसेप्ट होना चाहिए
लैंग्वेज का पैटर्न इतना सिंपल होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए टीचर्स के ऊपर। ओके फाइन, मुझे समझाना है बच्चे को, आई शुड हैव अ वेरी इजी टेक्निक टू मेक माय स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों को समझाने के लिए मेरे पास में ट्रिक्स होनी चाहिए, आइडियाज होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। बायलिंगुअल मेथड बस यही कहता है कि आपको जो लैंग्वेज आती है उसको किस तरीके से मैं कन्वे करूं कि मेरे बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, सो डोंट यू फील कि अगर ऐसी कुछ अच्छी कोशिश की जाए तो लर्निंग को हम इजी बना सकते हैं। बस कुछ ध्यान रखना होता है, और हर पद्धति के कुछ मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं। इस पद्धति का मेरिट्स ये है कि अगर हम लोग बोलना चाहें तो फ्लुएंटली, एक्यूरेसी अच्छी होती है हमारा, हम लोग को बस हाँ जब हम बोलते हैं तो गलत नहीं दे, वॉट एवर वी आर गिविंग टू देम हमारा बिल्कुल सही, जो भी हम उन्हें समझाने जा रहे हैं, जो सिखाने जा रहे हैं वो सही देना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस हवा में कुछ भी बोल दिया, बच्चे को आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, हमें चैलेंज एक्सेप्ट करना है। इसमें आप स्लाइड में देख सकते हैं बच्चा जो लाइक दिस पर्सन ये बोल रहा है इस सेंटेंस का हर एक इंच मुझे सिक करता है। अब मैं इसको SICK अगर बच्चों ने सीखा होगा दैट सिक इज बीमार, बट यहाँ पे एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, आई हैव टू एक्चुअली एक्सप्लेन, मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सिक मीन्स आई एम गेटिंग इरिटेटेड। तो दिस इज मेरे को उनकी लैंग्वेज में जाके, उनके तरीके में जाके उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और ये होता है हमारा चैलेंज जो हमें एक्सेप्ट करना होता है। बट हाँ, अगर शिक्षार्थी को ऐसी स्थिति आ जाए जहां बचाना पड़े तो ये हमें वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। बीइंग अ टीचर हमें कुछ उनको प्रोडक्टिव देना चाहिए, और उसके लिए कुछ हमारी खुद की एक टेक्निक होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। सो मेथोडोलॉजीज क्या है, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी, ऐसी क्या मेथोडोलॉजी अपनाएं कि थोड़ी सी लर्निंग आसान हो जाए। यस तो आइए बात करते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजीज की। विधि क्रिया नहीं है बल्कि प्रक्रिया है, जो एक प्रोसेस अर्थात कई भिन्न भिन्न चरणों से गुजरती है। जब हम इन चरणों को आपस में मिला देते हैं तो एक विधि है, वही टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं। अब हम इन्हीं विधियों को साधन भी कह सकते हैं कि ये हमारा साधन है जिससे हम अपने विद्यार्थियों को अपनी बात पहुंचाते हैं, उनके लिए उसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य ऐसी क्रियाओं से है जिनके परिणाम स्वरूप कुछ सीखते हैं। यह अनेक क्रियाओं का एक पुंज है। इसे सुव्यवस्थित सोपान या सिस्टमैटिक स्टेप्स में हम फॉलो करके हमारी क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि पाठ्य पुस्तक विधि, टेक्स्ट बुक मेथड, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कहानी पद्धति, स्टोरी टेलिंग मेथड, आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, वाद विधि, डिस्कशन मेथड, और योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। यूजुअली हमारी प्रैक्टिस क्या होती है क्लास में, जब हम किसी नए टॉपिक को लेते हैं, ये होता है कि बच्चे उस चीज को क्लियरली समझ सकें। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपनी क्लासरूम में डिस्कशंस करते हैं थ्योरी पे, जो कि चैप्टर बेस्ड थ्योरी होती है। उस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्लास एक्सप्लेनेशंस देते हैं, PPT शो करते हैं, क्वेश्चंस पुट करते हैं और उनको उसे और क्लेरिफाई करते हैं। हम और आगे बढ़े तो हम अपने स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं, उनको और प्रैक्टिस कराते हैं, और हम उनको एक्सरसाइजेस देते हैं, जैसे कि क्लासरूम होमवर्क क्लास और या फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। और इस सब प्रोसेस के बाद में हम एक डिस्कशन रखते हैं जिसमें कि बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या फिर वो अपनी बातों को आगे पुट अप कर सकते हैं कि उनको वो टॉपिक समझ में आया, नहीं आया, या वो उससे क्या समझ के उसका क्या कंक्लूजन निकालते हैं। अब हमारी जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो चाइल्ड सेंट्रिक भी होनी चाहिए। आइए जानते हैं वो कैसे होगी। बिल्कुल सुमिधा मैम, आई एग्री विद यू, क्योंकि जिस टीचर जो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर देता है जिस स्कूल के लिए, जिन बच्चों के लिए, और अगर हमारी शिक्षण विधि उसी के ऊपर सेंट्रलाइज ना हो, उसी का केंद्र बिंदु ना हो, तो हमारा इफेक्टिव टीचिंग का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो पहले जान लेते हैं कि चाइल्ड सेंट्रिक विधि मेथड होता क्या है। एक्चुअली ये एक तरह का डिजाइन है, हम अपनी मेथोडोलॉजी को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि बच्चों के अंदर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो, बच्चे खुद अपनी जागरूकता दिखाएं, उसमें इंटरेस्ट लें और अपने पैशन को हमारे सामने लेकर आए।
और तभी तो हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे, उनके पैशन को और हम बूस्ट अप कर पाएंगे। तो इस चाइल्ड सेंट्रिक विधि के भी कुछ अपने मेरिट डिमेरिट होते हैं कि ठीक है, हमने बच्चों को एक ओपन वर्ल्ड दे दिया, हमने एक्सपोजर दे दिया, लेट देम एक्सप्लोर, वी हैव गिवन यू द प्लेटफॉर्म, हमने आपको एटमॉस्फेयर दिया। लेकिन हम इसमें एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। चाइल्ड सेंट्रिक होने के बावजूद भी टीचर ऑलवेज बी फैसिलिटेटर, टीचर हमेशा एक गाइड के रूप में बच्चों के साथ होना चाहिए। बिकॉज बच्चे कभी कभी कुछ अवस्था में होते हैं, उनको नहीं पता कि जो एक सही रास्ते पे वो जा रहे हैं कि नहीं, कहीं पर उनके सामने मुसीबतें, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स आती हैं। सो टीचर ऑलवेज बी देयर, उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम रहना चाहिए कि हाँ हमारे टीचर हैं, हमें वो गाइड करेंगे कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। तो ये एक डिमेरिट है कि हम प्रॉपरली बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि यू डू वट एवर यू वॉन्ट। हाँ, लेकिन ये बात है कि हमें इम्प्लीकेशन करना है और इसके बहुत फायदे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। क्योंकि बच्चे इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा हमने खुद कुछ किया, हमें सिर्फ गाइडेंस मिली, हमने कुछ किया, और उनकी एक छोटी सी एफर्ट भी उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो और जो कि बच्चे डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनसे वो नई चीजें सीख रहे हैं। एक ऐसी चीज है जो उन्हें किताबों से नहीं मिल सकती, जो टीचर्स के लेक्चर से उन्हें नहीं मिल सकती है। सो ऐसी टीचिंग मैथोलॉजी को और चाइल्ड सेंट्रिक बनाने के लिए हम कुछ टीचर्स अपने इनोवेटिव आइडियाज भी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ जो मैथोलॉजीज है, जो हमारे उपागम है, शिक्षण उपागम है, उन्हीं पे बिल्कुल हम फोकस्ड होके रहे। सो ये एक टीचर के ऊपर है कि वो किस तरह से अपने इनोवेशंस को ला रहा है। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आपको चाइल्ड सेंट्रिक करना है तो आप किसी भी चीज को, जैसे आप कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी चीज का एक कॉन्सेप्ट दे दीजिए, एक माइंड मैपिंग। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी है माइंड मैपिंग, आप माइंड मैप दीजिए बच्चों को, आप बाउंड्री दीजिए, सी द स्टूडेंट कैन एबल टू एक्सप्लेन। वो सारी चीजें एक जोड़कर एक नई प्रक्रिया हमारे सामने ला देते हैं। इवन मैंने ये इम्प्लीकेशन किया अभी इस टाइम में कुछ बच्चों के साथ। मैंने पहले कुछ चैप्टर्स के उनको माइंड मैप दिए, उन्होंने लिखा, उसके बाद मैंने देना, जब उन्हें ये फैसिलिटेट करना बंद कर दिया तो दे आस्क्ड कि मैम आपने माइंड मैप तो दिया ही नहीं। तो आई हैव गिवन सम कीवर्ड्स, क्रिएट योर ओन माइंड मैप। तो उनको बहुत अच्छा लगा, वो रोज आके दिखाते, मैम हमारा वाला देखिए, मैम हमने भी माइंड मैप बनाया है। सो लेट देम क्रिएट देयर ओन। सेकेंड है कि ठीक है, इनोवेशन है तो फील्ड ट्रिप बहुत ज्यादा बच्चों की पसंदीदा एक एक्टिविटी है, उनको बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है। बट एज पर द कंडीशन, भाई अभी हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, सो वी कैन टेक अ वीडियो क्लिप्स एंड ऑल, और उसमें हम बोले कि ठीक है आपने जो सीखा समझा आप लिखिए या बोलिए उस बात पर। गेम्स हैं बहुत सारे जो अभी आपको हमारे इस वेबिनार में भी मिलेंगे, विल शेयर सम इनोवेटिव गेम्स। तो ये गेम्स जो कि आप अलग अलग तरीकों से है, वही एजुकेशन को अगर आप थोड़ा सा एक हंसी मजाक का टच दे दें, एक थोड़ा सा अफेक्शनेट होके बच्चों के साथ इन्वॉल्व करें, तो उसी एक्टिविटी को हम एक लर्निंग गेम्स के रूप में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ कम टू द टॉक शो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एक छोटा सा माध्यम है, लेकिन बच्चे बहुत इसको बहुत प्यार से करते हैं क्योंकि उन्हें इस समय अपना प्लेटफॉर्म मिलता है। दे हैव टू स्पीक देयर ओन वर्ड, अपना इमेजिनेटिव वर्ल्ड आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक जीडी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, और जीडी हो गया या डिबेट या स्पीच हो गया, बट टॉक शो में इन सेंस कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके पास कोई लिमिटेशन या बाउंड्रीज नहीं है। तो ये कुछ कुछ एक्टिविटीज है जो चाइल्ड सेंट्रिक में बहुत वर्क करती हैं। इसके लिए हमें इन चाइल्ड सेंट्रिक को और इम्प्रूव करने के लिए, क्लास टीचिंग को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए, हम टीचर्स एक काम, एक कॉन्सेप्ट पर जरूर चल सकते हैं। वो कुछ अप्रोचेज है, उन अप्रोचेज को अगर हम फॉलो करें तो हमारा ये काम बहुत इजी हो सकता है। ये उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो चलिए अप्रोचेस के ऊपर, अप्रोचेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ओवर टू यू रेखा। सबसे पहले आती है अपनी संरचनात्मक स्ट्रक्चरल अप्रोच। जैसा आप देख पा रहे हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच भी है, सिचुएशनल भी है। सबसे पहले समझते हैं ये स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, संरचनात्मक पद्धति क्या है। ये कैसी विधि है, श्रव्य मौखिक पद्धति के रूप में भी जानी जाती है। इसमें स्ट्रक्चर्स का समावेश होता है। स्ट्रक्चर्स एक शब्द दूसरा शब्द ज्वाइन किया, एक तार बन गई, एक चेन बन गई। उसको इस तरीके से हम लोग प्रयोग में लाते हैं कि लैंग्वेज हमारे बच्चों को सीखने के लिए इजी हो जाती है। संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर्स, ये शब्दों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं जहां खंड, वाक्यांश शब्दों का उपयोग किया जाता है। हर वाक्य को बनाने के लिए एक डेफिनेट एक पद्धति होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, अदरवाइज मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैम ने कहा, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इवन पंक्चुएशन,
पंक्चुएशन की अगर हम बात करते हैं, अगर वो ना हो, एक एग्जाम्पल आप अभी पढ़ पा रहे हैं, टेबल्स आर फॉर ईटिंग कस्टमर्स ओनली। अब यहाँ पे पंक्चुएशन नहीं है, सेंटेंस की रीऑर्डरिंग अगर करेंगे तो शायद हमें एक प्रॉपर सेंटेंस मिल जाए। लेकिन इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहती हूँ आई एम ईटिंग मम्मी, आई एम ईटिंग मम्मी। अब मैंने क्योंकि यहाँ से एक कॉमा हटा दिया, फाइन। अब इसको अगर मैं इंग्लिश में समझती हूँ बिना पंक्चुएशन मार्क के, इसको मैं समझती हूँ कि मैं मम्मी खा रही हूँ। मम्मी एक स्ट्रक्चर भी होता है, फाइन, और मम्मी माता को भी बोलते हैं। तो बिकॉज अब यही चीज है, अगर हमारे कहने का तरीका और हमारे समझाने का तरीका और हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन अगर सही नहीं हो तो वो शायद बच्चे भी गलत सीखते हैं। तो एक शिक्षक को शिक्षार्थी को पढ़ाते समय संरचनाओं का चयन उसकी उपयोगिता, उसकी यूसेज, उसकी सरलता, उसकी आवृत्ति, उसकी रेंज आदि का ध्यान में रखते हुए करना होता है। बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर दे दिया तो उसके ऊपर से निकल जाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा। बहुत इजी दे दिया तो उसके लर्निंग पैटर्न को अफेक्ट करेगा। हम सब ने अपनी क्लासेस में, लैंग्वेज क्लासेस में क्या देखा, बच्चे कहते हैं साइंस मैथ्स अटेंड इजीली करते हैं, अच्छा सा स्ट्रेंथ होता है, अच्छा सा अटेंडेंस होता है, बट लैंग्वेजेस फिर वही चीज है, क्योंकि उनके लिए उन्हें लगता है कि शायद बहुत इजी है। तो थोड़ा सा हम अगर हमारे बच्चों के लिए ऐसा लेवल क्रिएट करें जो उन्हें इंटरेस्ट डेवलप करवाए, तो शायद क्लासेस में अटेंडेंस भी, ऑनलाइन में भी हम लोग काफी सारी चीजें ऐसे अडॉप्ट कर सकते हैं, फाइन। तो उससे क्या होगा, हमारी लर्निंग, हमारी डिलीवरी अगर बच्चों तक पहुंचती है, सही तरीके से पहुंचती है, उनके लेवल के हिसाब से पहुंचती है। अब लेवल को मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग इंच या कोई टेप नहीं होता है, बट फिर भी जब हम लेवल बच्चों की बात करते हैं, तो हम जब उनसे बातचीत करते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं कई चीजों को, और कुछ बच्चे हम बार बार रिपीट करने के बाद भी नहीं समझ पाए। तो वही स्ट्रक्चर्स अगर मैं बात करती हूँ तो वही स्ट्रक्चर्स उन्हें ऐसे देने पड़ेंगे ताकि लर्निंग उनके लिए आसान हो जाए, और वो स्ट्रक्चर्स हम देंगे तो हमें उनसे कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है हमारा कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच यानी हम बच्चों से किस तरीके से बातचीत करें कि हमारी जो लैंग्वेज है उन तक सही तरीके से पहुंच सके। आगे मैम समझाएंगे व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच। मैम प्लीज। कम्युनिकेटिव अप्रोच, वार्तालाप करना, हर किसी को बातें करना अच्छा लगता है, तो ये अप्रोच हमने हमारी लैंग्वेज में भी डाली। आजकल उसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है। अगर हम स्टार्टिंग इसकी देखें, एल हाइम्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1970s में। इनको फादर ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, और इस कम्युनिकेटिव अप्रोच का दूसरा नाम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग CLTB है। अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन क्या है, विचारों का आदान प्रदान, वार्तालाप करना, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, फॉरेन लैंग्वेज को कैसे हम बोल सकते हैं बोलचाल के माध्यम से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किसी छात्र को हिंदी स्पीकिंग छात्र है और उसे हम इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं, या कोई और उसकी मदर टंग है और उसे हम दूसरी भाषा सिखाना चाह रहे हैं, तो हम पहला क्या करेंगे, हम उसे छोटे छोटे एरर्स पर टोकेंगे। दूसरा हो सकता है हम उसे बेसिक कम्युनिकेशन रूल सिखा दें और हो गया भाई, कम आपकी लैंग्वेज लर्निंग हो गई। और तीसरा है कि हम छात्र को खुला छोड़ देंगे, हम उसे जैसे उसे बोलना है हम उसे कुछ शब्दों का ज्ञान, और वो उन शब्दों के माध्यम से अपने आप को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी हेजिटेशन के वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। वार्तालाप है जो उसको एक ये कन्वीनियंट एट ईज दी जाती है, वो अप्रोच है। तो नेटिव लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज को अचीव करना, या हमारी मदर टंग से दूसरी भाषा का ज्ञान अर्जित करना कम्युनिकेटिव अप्रोच में आता है। इसमें हमें एक एटमॉस्फेयर रेडी करना पड़ता है जिसमें बच्चे फ्रीली अपने बातों को कर सकें, वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें, अपनी भाषा में अपने तरीके से अपने पॉइंट्स को रख सकें। और ये तभी हो सकता है जब उनको हम एक फ्री एटमॉस्फेयर देते हैं। और हम ये जरूर देख सकते हैं कि इसके जो मेरिट्स हैं वो ये हैं कि वो प्रोनाउंसिएशन अच्छा और लैंग्वेज प्रैक्टिस को बढ़ा देता है। क्योंकि If you have a problem, you can ask me. प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? May I continue, मैम? सो कम्युनिकेशन जो ग्रामर रूल्स है इस पे कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं होता, इसलिए बच्चे इस अप्रोच को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर एक क्लास में पढ़ा रही है और उन्हें एक ग्रुप डिस्कशन रखा हुआ है,
उन्होंने ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे टीचर एक फैसिलिटेटर बन गई, जिसने बच्चों को एक मौका दिया कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, वो उसमें और एंजॉय कर सके। अगर और हम उसको इनोवेटिव बनाना चाहते हैं तो हम बच्चों को गूगल ट्रांसलेटर का यूज करना बता सकते हैं, या फिर हम उनको बोल सकते हैं कि वो गूगल पेजेस डेवलप करें अपनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके। तो इससे उनको क्या होगा, उनको कम्युनिकेशन में और हेल्प मिलेगा। तो अब हम अपनी नेक्स्ट अप्रोच की तरफ चलते हैं, जिसे सिचुएशनल अप्रोच बोलते हैं। ओके, या थैंक यू सुमिता मैम। चलिए सिचुएशनल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम स्थिति परक उपागम भी बोलते हैं। स्थिति परक उपागम है क्या? सिचुएशनल है, एक प्लेटफॉर्म देना है, एक उनको एक आइडिया देना है कि आप इस स्थिति में हैं, इस परिस्थिति के अनुरूप अब आपको बोलना है। यही सिचुएशनल अप्रोच है। तो इसके थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करने से पहले इसके थोड़े कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन। सिचुएशनल अप्रोच, जिसे हम स्थिति परक उपागम कहते हैं, एक्चुअली इसका डेवलपमेंट 1930 से 1950 के बीच में हुआ था, और ये भी ब्रिटिश लेंगुआ है, उनके आधार पे किया गया था। इनके दो रिफॉर्मर थे, हरोल्ड पामर एंड एच.एस. हांस्की। इन्होंने इस चीज का इजाद किया था। इनको लगा कि हमें कुछ बच्चों के क्रिएटिव इफेक्ट को, उनकी जो क्रिटिकल एनालिसिस उनको डेवलप करने के लिए इस उपागम का उपयोग करना चाहिए। तब ये सिचुएशनल अप्रोच हमारे सामने आई। इसको ओरल अप्रोच भी बोलते हैं। ये सिचुएशन अप्रोच जो स्थिति परक है, इसके कई नाम है, लेकिन जो वेल नोन है वो है ओरल अप्रोच। क्यों ओरल अप्रोच है? क्योंकि इसमें बच्चों को बोलने का मौका मिलता है। ये एक बच्चों की एक तरह से एक स्पीकिंग प्रैक्टिस में यूज होती है। इसमें स्पीकिंग प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली हम, क्योंकि अगर लैंग्वेज टीचर्स हैं तो एएसएल हमारा एक बहुत ही यूजफुल एक उपागम है, एक यूजफुल एक्टिविटी है। हम सब लोग एएसएल यूज करते हैं। असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, उसमें भी क्या है, स्पीकिंग असेसमेंट, दे हैव टू स्पीक समथिंग। उनको कुछ स्थिति दे दी जाए। अभी तो आप फिलहाल हम कुछ टॉपिक देते हैं, उनको उनके अनुरूप बोलना है। जब सबसे पहले ये एएसएल इंड्यूस हुआ था तो आई रिमेम्बर कि उस समय हमें एक परफॉर्मा मिलता था। उसमें दो बच्चे एक टीम में एक उनसे क्वेश्चन पूछते थे, और उसको एट द सेम मोमेंट उसका जवाब देना होता था। उनको नहीं पता कि उनके सामने क्या क्वेश्चंस आएंगे। सो वो रियल बच्चे की एक एनहेंसमेंट, उनकी जो कैपेबिलिटी है, माइंडसेट को दिखाता था। दूसरे स्टेज पे जब हम पहुंचते थे स्पीकिंग असेसमेंट के, तो उसमें उनको एक स्थिति दी जाती थी। मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपके पास एक लाइब्रेरी बुक थी जो कि खो गई है। अब आपको अपने लाइब्रेरी टीचर से जाकर इसके विषय में बात करनी है, तो आप कैसे बात करेंगे? तो ये सबसे पहली एक अप्रोच थी जो एएसएल में फर्स्ट ईयर जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये निकल कर आई थी। और एज टीचर मुझे बहुत इंजॉय लगा था, मुझे बहुत इंजॉयमेंट फील किया था मैंने जब मैंने बच्चों के साथ एक्टिविटी की, क्योंकि उस टाइम हम लाइव रिकॉर्डिंग भी करते थे। इट वॉज रियली एंजॉइंग मूवमेंट। सो अब थोड़ा थोड़ा जिस तरह से चेंजेस हुआ माहौल को देखकर, चीजें देखकर, तो मुझे लगा बच्चे इतने एक्टिव थे उस टाइम, बोलने के लिए इतने जिज्ञासु थे कि वो प्रॉपरली तैयार होके आते थे कि मैम बस हमें जो सिचुएशन मिलेगी हम बस बोल देंगे। और आई रियली अमेज कि उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरे सरप्राइजिंग एलिमेंट थे, जो क्लास में बिल्कुल चुप रहते थे, एंड दे डिड वंडर दैट टाइम। वो इतना अच्छा बोले, तो हमें एक नई नई चीजें, बच्चों की कुछ स्किल्स जानने को मिलती है। तो ये हमारी अप्रोचेस, कंडीशन, बट आई फील ये यूजलेस नहीं होती है। इनके पीछे कुछ ना कुछ एक उद्देश्य छुपा होता है। तो ये उद्देश्य जब बच्चों के माध्यम से बाहर निकलता है तो एज टीचर्स हम लोग को बहुत खुशी होती है। तो ये जो अप्रोचेस है, हमें इनको एक रूढ़िवादी पद्धति की तरह क्लास में नहीं चलाना चाहिए। हम टीचर्स कितना एक्टिवली इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं क्लास में, इस सिचुएशनल अप्रोच को हम किस तरह अपने क्लासरूम में एक्टिवली यूज कर लें, ये हमारे ऊपर है। और ये जरूरी नहीं कि आप एएसएल उस क्लास में होना जरूरी है। हम किसी माध्यम, छोटी क्लास में भी इसे यूज कर सकते हैं, बड़ी क्लासेस में यूज कर सकते हैं। कुछ कुछ इसके लिमिटेशंस हैं कि हम इसमें ऐसा नहीं कि एक्सट्रोम्पोर कर दे, थोड़ा सा हमें टाइम लिमिट देना होता है, हमें कुछ लिमिटेशंस दे देनी होती है। बच्चों को एक एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि अब आपने अभी उन्हें डांटा और आपने कुछ भी स्क्रॉल किया, नेगेटिविटी आया और आपने बोला चलिए बोलिए। सो वी हैव टू क्रिएट, टीचर भी इंजॉय करें, बच्चे भी इंजॉय करें। बस दिस इज ऑल अबाउट सिचुएशन दी गई, उसके ऊपर आप कुछ बोलिए, जो ओरिजिनल शब्द निकल कर आए वो बच्चों की अपनी स्किल एनहेंसमेंट, उनकी क्रिएटिविटी। तो देखें और कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनसे हमारी इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। ओवर टू यू रेखा मैम।
सच में इफेक्टिव टीचिंग बहुत मायने रखती है और उसके क्रिटिकल डायमेंशंस होते हैं, एज यू कैन रीड इट फाइन। आप रीड कर सकते हैं। क्रिटिकल डायमेंशंस है इंटेंट, अचीवमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी एंड नीड ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। स्पेशल नॉलेज और स्किल किसकी? सुनने वाले की या सिखाने वाले की? ऑफ कोर्स सिखाने वाले की। सुनने वाले की तो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जो शायद अगर सिखाने वाला इफेक्टिव हो तो टीचिंग ऑटोमेटिकली इफेक्टिव हो जाती है। जब हम हमारे बच्चों को देते हैं कुछ भी करने के लिए, और वो करने के बाद जो सीखते हैं उससे जो होती है उनकी लैंग्वेज, उनकी लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। लर्न बाय डूइंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज हम भी कुछ कर रहे हैं, आपके सामने पीपीटी है, या हम हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, अगर हमारे पास में ये सिचुएशन नहीं आई होती तो शायद हम नहीं सीख पाते। हमने सीखा, करके सीखा, और आज अगर हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं, इतना सारा कुछ हैंडल कर पा रहे हैं, दिस इज ऑल बिकॉज वी हैव लर्न्ड बाय डूइंग इट। तो बस वही चीज है, अगर बच्चों के लिए भी हमें अगर उनको कुछ देने हैं, कोई टास्क देने हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा दीजिए कि वो शायद कुछ लर्न कर पाए। कुछ टूल्स दीजिए, कुछ इफेक्टिव टीचिंग के लिए कुछ गेम्स होते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं। हमारे वो सारे पुराने गेम्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम जब छोटे थे, आज भी खेलते हैं, पर बहुत टाइम से चले आ रहे हैं। वही रुमाल झपट्टा, वही म्यूजिकल चेयर, वही हॉप स्कॉच, फाइन। अब इन्हीं गेम्स को हम नए तरीके से बच्चों के, सपोज कीजिए आपको स्ट्रक्चर सिखाना है, जैसा मैंने स्ट्रक्चर की बात करी, बायलिंगुअल मेथड यूज करना है, सब में ये चीज हो सकती है। रुमाल झपट्टा की बात करते हैं, रुमाल की जगह आप रखिए कार्ड्स, ब्लैक कार्ड्स, एंड लेट द चाइल्ड, सपोज करिए टेंसेस सिखाने हैं, टेंसेस सिखाना है, स्ट्रक्चर सिखाना है, टेंसेस सिखाना है, तो एक पे वो सेम टेंस सेंटेंस लिखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर उसके बाद में दूसरा टेंस सिखाना है, तो सेम कहिए कि अब आपको वही सेम टेंस का झपट्टा करना है, मीन्स वो जो चीज है आपको वो कार्ड को झपटना है। तो ये आपका रुमाल झपट्टा वाला गेम जो हम बहुत एंजॉय करते थे। म्यूजिकल चेयर, चेयर्स के ऊपर बोलिए सेम सेंटेंस, अगर रीजम्बल है तो मुझे एक सेंटेंस पूरा प्रॉपर क्रिएट करना है। पूरा प्रॉपर क्रिएट करना है तो मैं फर्स्ट पे, लाइक मैंने बोला था आई एम ईटिंग मम्मी, मुझे ये सेंटेंस सिखाना है तो आई एम का यूसेज सिखाना है, एम इज एम आर का यूज सिखाना है। तो आई के बाद में कौन सा नेक्स्ट वर्ड है, द म्यूजिक विल बी प्लेड, हैट्स रख सकते हैं, बच्चे सर पे हैट्स रख सकते हैं। अब आपको वही हैट पिकअप करके लेके आना, लाइक राउंड म्यूजिक चल रहा है, एवरीबडी द होल क्लास, पूरा का पूरा क्लास एक सर्कल में खड़ा हुआ है, उनके सर पे हैट्स है, फाइन, उस हैट पे कुछ ना कुछ रखा है, उसे उसके साथ में जाके पार्टनर बनना है जिसके साथ में उसका स्ट्रक्चर मैच करता है, ऐसे नहीं किसी के साथ में। तो जो सबसे पहले कम टाइम में मैच कर पाए, ये सारे गेम्स इस तरीके से अगर हम करेंगे तो शायद हमारा लाइक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। पोएटिक डिवाइसेस के लिए लाइक डम शरैड्स जो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, मूवीज करते हैं हम लोग आजकल, लाइक अभी क्योंकि 11th और 12th पढ़ाते हैं या जो भी क्लासेस पढ़ाते हैं तो उसमें खाली समय बहुत होता है, बच्चे कहते हैं मैम पढ़ने का मूड नहीं है, तो उनको पोएटिक डिवाइसेस रिवाइज करवा सकते हैं, लाइक साउंड वर्ड्स हैं या जो भी है हमारे बहुत सारे, तो डम शरैड्स, तो उनको एक सिचुएशन दीजिए, उनको एक सेंटेंस हम लोग दे सकते हैं कि लाइक दे आर स्टैंडिंग, हमें कोई भी पोएटिक डिवाइस उनको समझाना है, सो दे हैव टू एक्चुअली कोई ब्रेक करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को उनको समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वही सारे गेम्स हैं जो बच्चे इंटरेस्ट, मूवीज की जगह हम लोग ये भी तो करा सकते हैं, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, टेंसेस वाला एक्सरसाइजेस, everything could be done with those games which really, जो बच्चे शायद बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं खेलना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्सफुली उन पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं करना चाहते, उनके ही मेथड्स को पिक करके अगर हम समझाएंगे तो कुछ कुछ तो नयापन हमें ही लाना पड़ेगा, वरना लाइक होता है ना कि इट बिकम्स वेरी बोरिंग, बहुत मोनोटोनस होते हैं क्लासेस अगर इंटरेक्टिव नहीं हो। हम लोग कहते हैं बड़े बच्चे हैं सुनते नहीं है, बट उनके सुनने के लिए अगर उन्हें वो चीज दी जाए तो इट इज लाइक आई एम टेलिंग प्लेवे मेथड, मैम लिख रहे हैं, सुदीपा मैम इज राइटिंग प्लेवे मेथड, यस मैम प्लेवे मेथड इज आल्सो, लेकिन पर होता क्या है छोटे बच्चों के लिए प्लेज बहुत इजी होते हैं उनको सिखाना, बट बड़ों को उनके जैसे मेथड्स में अगर हम खुद ढल जाएंगे देन ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट लर्निंग। रोल प्लेस होते हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, लेट्स सी बाकी और कौन से मेथड्स वी कैन अडॉप्ट इन क्लासरूम। मैम प्लीज ओवर टू यू। सुमिता मैम। यस मैम, नेक्स्ट हम आते हैं ग्रुप एक्टिविटीज पे। तो हमारे पास बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज हैं, जैसे कि फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे है और इतने अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स उसको लेके आते हैं। जैसे आई हैव ट्राइड इन माय क्लास, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया करके एक चैप्टर है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, उसमें गोवा, असम एंड कुर्ग को एक्सप्लेन किया गया है।
एंड आई एम टेलिंग यू, जब उनको मैंने ये पढ़ाने, स्टूडेंट्स केम आउट विद वंडरफुल आइडियाज। किसी ने पीपीटी बनाई, उसने पीपीटी इस ढंग से बनाई जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं बाय द रोड रूट वी आर गोइंग, एंड देन दे हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। वहां का उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से। असम है और गोवा है, उस सबको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। फ्लिप क्लासरूम एक बहुत अच्छा मेथड है कि हम उनकी इनोवेशंस को बाहर लेके आए। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि हम उनको वेब पेज डिजाइन करना बता सकते हैं, और क्योंकि आजकल ये टेक्नो फ्रेंडली बहुत ज्यादा है बच्चे, उनको मजा आता है काम करने में इंटरनेट पे या सोशल मीडियाज पे, तो हम उनको बोल सकते हैं कि वो अपना वेब करें या फिर वो ब्लॉग्स लिखें और उनपे वो ट्रांसलेटेड मेथड्स लिखें, यानी अपनी मदर टंग में उसे ट्रांसलेट करके अपलोड करें। इवन हम उनको और इनोवेटिव बनाने के लिए हम उनसे बोल सकते हैं कि वो फेवरेट अपने कोड्स को ग्रुप में ही बैठ के ट्रांसलेट करें। तो इस तरह से कई सारी ग्रुप एक्टिविटीज हैं इंक्लूड करके हमारी क्लासरूम टीचिंग को और इनोवेटिव बना सकते हैं। ओवर टू यू प्रीति मैम। बिल्कुल मैम, बहुत सारे टूल्स हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिए, तो मैं बहुत शॉर्ट प्रिसाइजली रोल प्ले पे आ जाती हूँ, क्योंकि अभी अभी सुनीता मैम ने भी इस रोल प्ले के बारे में पॉइंट आउट किया। रेखा हमने बताया कि इसको हम छोटी क्लासेस में तो ठीक है, बड़ी क्लास में कैसे करें। तो जैसे मैंने बताया, टीचर कैन डू एनीथिंग एल्स, टीचर माइंडसेट है, तो आप इसे छोटी क्लास। प्रीति मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। प्रीति मैम, पीपीटी स्टक हुई है, मुझे लगा शायद It's not stuck, ma'am. Actually, we are working on the tools. So because we all four divided our tools. So mine one is last one role play. So let's proceed. I'll sum up very quickly, because role play, I just want to tell you that एक्चुअली रोल प्ले क्यों जूनियर सीनियर्स में हम डिवाइड करें। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। रोल प्ले लाइक अगर आप नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए बता दें कि आई हैव एन वेरी गुड आइडिया, जो मैंने अपने बच्चों के पास साथ इम्प्लीकेट किया था। मैंने उनको अभी भी स्टार्टिंग में ऑटम ब्रेक में बोला कि ओके, यू कैन डू रोल प्ले, यू हैव टू कंडक्ट अ इंटरव्यू आल्सो विद इन रोल प्ले। सो हाउ कैन यू डू इट कि ओके, ऑब्जर्व योर वन ऑफ द एनी टीचर whoever you admire or any kind of कोई भी पर्सनालिटी ले लीजिए, बट एक टास्क दे दिया कि आपके पास टीचर्स हैं, आपके पास लेजेंड्स हैं। नॉट हम इसको एसएसटी में कर सकते हैं, लैंग्वेज में कर सकते हैं, किसी भी चीज में, इसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो आपने ऑब्जर्व किया, टीचर्स को हमेशा स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, उनकी टीचिंग से, उनके वे ऑफ टॉकिंग से, उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनके डिफरेंट परसेप्शन, स्टूडेंट्स व्यू पॉइंट। अब नाउ वी कैन ऑल्सो एबल टू सी कि व्हाट दे आर, उनके माइंड में क्या चलता है। जब एक टीचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो किसी टीचर की कुछ क्वालिटीज निकल के आएंगी जब वो रोल प्ले करेंगे उनका उनसे। और ये एक मिमिक्री नहीं होगी, यू हैव टू रेज सम क्वेश्चंस, इट इज अ टीम वर्क। one question, student will ask some question, and according to the teacher what will be the answer. So in this way we can use in different way role play। छोटी क्लास में हम लोग इमिटेट कर सकते हैं, लेजेंड्स को इमिटेट कर सकते हैं, सोशल स्टडीज में हम डिफरेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑल। सो इट वर्क समटाइम, और बच्चों का बड़ा फेवरेट है। नाउ कम्स फॉर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अब हम और इसमें क्या स्ट्रैटेजीज इम्प्लीकेट करें, वेरी फास्टली हम स्ट्रैटेजीज पे आते हैं। ओवर टू यू सुबिधा मैम। सो देखा आपने, इतने सारे टूल जो बनाएगा आपको सुपर कूल। हमें बीइंग 21st सेंचुरी टीचर कहूँ या जनरेशन जेड टीचर्स होने के लिए हमारे सेशंस को बोरिंग नहीं बनाना। याद कीजिए वो समय जब 60% वाज एन बिग अचीवमेंट, फर्स्ट डिवीजन तो लाना एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था। लाइक आजकल तो 90% भी अगर बच्चा लेके आ जाता है तो लाइक वो अगर क्रॉस नहीं किया तो हमें लगता है कि नहीं, अभी वो इंटेलिजेंट वाली कैटेगरी में शायद बच्चे फिट नहीं होते। पर क्या सच में ये जरूरी है? लाइक हम देख सकते हैं लाइक इतना सारा प्रेशर है, तो बस अगर हमें टीचर सुपर कूल टीचर बनना है तो हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा एंड टॉलरेंट होना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। क्लियर? सुमिता मैम, आई वुड लाइक यू टू एक्सप्लेन दीज टीचिंग स्ट्रेटेजीज टू देम सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। यस मैम। सो टीचिंग स्ट्रेटेजीज, जब हमने इतनी सारी मेथोडोलॉजीज देख ली, इतने सारे टूल्स देख लिए, तो डेफिनेटली हम टीचर्स की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, मतलब हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ में ही क्लास में आते हैं। तो जो कुछ पॉइंट्स हैं उसमें होता है कि हमें उनकी इनोवेटिव आइडियाज को बाहर लेके आना है। लर्निंग बाय डूइंग करके वो अभ्यास के द्वारा सीखें,
तो जो एजुकेशन है वो लर्नर सेंट्रिक ना हो कि वो ज्यादा टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, कि वो टीचर कैसे उसको करवा पाते हैं। टीचर को ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चे के साथ, लेकिन जजमेंटल नहीं। मिस्टेक्स होंगी, उन्हें एक्सेप्ट करें, लेट देम लर्न बाय देयर मिस्टेक्स। क्लियर लेसन गोल्स, शो एंड टेल को भी हम यूज कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग से चेक कर सकते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग्स को, कैसे लेसन को हम समराइज कर सकते हैं फ्लो चार्ट से, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से या माइंड मैप से। सो ये सारी स्ट्रैटेजीज को हम अपना के अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। फिर उसके बाद में टीचिंग स्ट्रैटेजीज जब हमारी बन गई तो वहां पे कुछ 5 मेजर स्किल्स हैं हमारे टीचर्स के, जो हो क्योंकि हम प्रॉपर वे में जा रहे हैं, हमने स्ट्रैटेजीज बना ली, हमारे मॉडर्न टीचर्स के स्किल्स देख लिए, तो अब हमारे 5 हैबिट्स हैं जो एक टीचर में होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सुमेधा मैम। लेट्स सी, अब टीचर्स कहेंगे कि अब ये हमें बताएंगे कि हमारे अंदर क्या हैबिट्स होनी चाहिए। सो वी आर नॉट सेइंग दिस, इट्स एवरी टीचर इज इनोवेटिव इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। सब टीचर्स की अपनी अपनी क्वालिटीज है, बट हम लोगों का जेन्युइनली ये मानना है कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टीचर को थोड़ा सा बच्चे के लिए प्रति थोड़ा और क्लोज ले आता है। सो लेट्स सी कि सबसे पहला एक मंत्रा कि भाई टीचर इंजॉय करके पढ़ाए। टीचर शुड इंजॉय टीचिंग। जब वो क्लास में पढ़ा रहा हो, जब वो खुद होगा, खुद इस चीज को फील करके नहीं बच्चों को बताएगा, तो वो बच्चों तक इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाएगी। एंड क्योंकि ये 21st सेंचुरी है, एवरी टीचर शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंजेस। बच्चे नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आपके सामने आएंगे। आप उस पुरानी पद्धति पे स्टिक नहीं हो सकते कि नहीं ऐसा ही होता है, हम तो पहले क्वेश्चन आंसर्स ही बाद में ही कराएंगे, हम पहले नहीं करा सकते, या जो भी अपनी अपनी आता है। नहीं, इट्स हमें स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलना है। वी शुड रेडी फॉर द चेंजेस एंड क्रिएट अ पॉजिटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स। अपनी क्लास में पॉजिटिविटी रखिए। ये कैसे? अब आप कहें कि नहीं नहीं बिल्कुल टीचर डांटे, बिल्कुल चुप मुंह बंद करके बैठना है या हमेशा बड़ाई करता है, नो, वी हैव टू मैनेज कि कहाँ पर क्या है। अगर हमें जब लग रहा है कि बच्चों को एक्सप्लोर करना है, अपने उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, या दे हैव टू स्पीक समथिंग, तो वी शुड लेट देम लिटिल बिट, थोड़ा सा हम उसे ईज कर दे, थोड़ा सा कंफर्ट दे। सो ये चीज बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो अपने विचार और ओपनली हमसे शेयर कर पाएंगे। एंड नाउ वी हैव रेडी फॉर गेट इंस्पायर फ्रॉम एनीवन एल्स। हम एक छोटे बच्चे अपने अपने विद्यार्थी से, हम उन स्टूडेंट से भी इंस्पायर हो सकते हैं। इंस्पिरेशन हमें कहीं भी छोटे बच्चे से, अपने परिवार से, कहीं से भी मिल सकती है। सो वी शुड नॉट फील लाइक I am the teacher, I have I am mastered over my content, so तुम मुझे बताओगे। So yes, it can be, there are some changes every 5 years, there will be some renewal and changes in the rules and grammars, so it's okay, we always accept this, and then you can see the changes, the differences in your teaching, and you will also enjoy your teaching, and students show the kind of teacher if they have such kind of habit. Now come to the some 3 C's. That is very very possessive one, and I think what I feel, it should be there. Matlab should be mandatory that teacher should be consist these 3 C's. So let it be explained first. I'm going to explain the caringness. Obviously देखिए, टीचर आप कितना भी किसी बच्चे को डांटे, कुछ भी कहे, तो एकदम से वो बच्चे के लिए बुरा नहीं हो जाता, क्योंकि उसको पता है द टीचर कनेक्ट विद मी। तो एक टीचर को बहुत ये एक जरूरी है कि एक बच्चे से थोड़ा बनना है। किसी दिन वो लो फील कर रहा है, आपको लग रहा है कि आज वो उतना एक्टिव या इतना ज्यादा एंथुसियास्टिक नहीं लग रहा है, लेट देम आस्क कि बेटा क्या हुआ, आज तो आप बहुत डल लग रहे हैं, भाई आज आपकी स्माइल कहाँ है, that is something having some issue and all, you can ask personally कि you can share with me your फैमिली मेंबर और मदर whatever। मतलब ये एक टीचर का अपना कंसर्न है, किस तरह से वो बच्चे को अपने जोन में लेता है, किस तरह से उसको बिलीव दिलाता है कि आई एम empathy to you, I really have a concerned feeling to you। So एक टीचर में ये caringness होना बहुत जरूरी है। एक हल्का सा जो होता है ना, एक नमक चीज में वो थोड़ा सा जो फील आता है, that will be good and that create a magic। और उसके लिए most important point is going to creative end। So over to you Sumita ma'am। क्रिएटिविटी, यस। सो आफ्टर केयरिंग क्रिएटिव भी होना चाहिए टीचर्स। हम जितनी देर से सारा कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, तो क्योंकि हमारी क्लासरूम में एक तरह का बच्चा तो होता नहीं है, सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे एक्टिव माइंड्स होते हैं और उनके अंदर के डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं। तो हर
अलग अलग तरह के पैकेजेस मिलते हैं, वी गेट यूनिक माइंड्स विद अस एंड उनकी लर्निंग नीड्स भी होती हैं। तो हमें बहुत क्रिएटिव होने की जरूरत है और उस क्रिएटिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके इमोशनल डेवलपमेंट को ट्रिगर करना पड़ेगा, फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो अपनी सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर कर सकें और नई चीजें उसमें से सीखें। जब हम खुद क्रिएटिव होंगे तभी हम अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इनोवेटिवली एक्सप्रेस करा सकेंगे, और स्टूडेंट्स को हमेशा ये फ्रीडम वाला माहौल बहुत पसंद आता है जब उनकी क्लासरूम सेटिंग एक ऐसी केयरिंग, क्रिएटिव और मतलब उनके लिए एंथुजियास्टिक हो जाती है। सो डेफिनेटली क्रिएटिविटी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स सी हाउ करेजियसनेस वर्क्स विद द टीचर्स। करेजियस, साहसी शिक्षक मैं हूँ, आप हैं या यूं कहूँ हम सभी हैं। बट कब, जब हम 30, 40, 50, 60, 70 बच्चों की क्लास को लेक्चर देते समय एकदम सन्नाटा हो, तभी हम साहसी होते हैं। या तब जब हल्ले शोरगुल्ले के बीच में हम अपनी बात कह सकें, बच्चे हमें सुन सकें, साइलेंस, उस शोर को हम साइलेंस में कन्वर्ट कर सकें, तब हम साहसी होते हैं। डू यू रिमेम्बर दैट हिचकी मूवी? हम सबने देखी है ना वो हिचकी। लाइक उसमें क्या होता है, रानी मुखर्जी कैसे उसकी क्लास इतनी ज्यादा नॉइजी होती है, वो होप छोड़ देती है, चले जाती है वहां से, एकदम से निराश हो जाती है। बट वही बच्चे वापस से आते हैं और उन्हें कहते हैं मैम वी मिस यू। अब वो जो मैम वी मिस यू वाला जो एक वो होता है ना, एक फील आता है, वो रानी मुखर्जी को फिर से एक इंस्पिरेशन देता है। तो बस हमारे साथ भी होता है। कई बार मुझे भी पढ़ाते समय व्हेन आई एम इन माय क्लास, मुझे भी लगता है यार ये बच्चे बिल्कुल सुन नहीं रहे, बट अगेन हमें उनको मोटिवेट करना पड़ता है, फिर हमारी बात से उन्हें कनेक्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा इमोशनली उनमें उनको ब्लैकमेल भी करना पड़ता है और फिर उसके लिए रिवॉर्ड भी देना पड़ता है। जैसे आज के सेशन में हमने मॉर्निंग में लाइक मैम पूजा मैम ने पोस्ट किया था कि लाइक यू हैव टू कम अप विद सम क्वेश्चंस, ठीक है। अब हमने क्या किया, ठीक है वैसे शायद इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन बिकॉज क्या पता मेरा पूछा गया सवाल मेरा सिलेक्ट हो जाए एंड आई वुड बी अ विनर ऑफ अ सर्टिफिकेट, तो उससे क्या हुआ, हमने अपने आप को मोटिवेट करा। क्यों? बिकॉज वी ऑल एक्चुअली लव टू गेट रिवॉर्डेड। तो वो जो रिवॉर्ड होता है, वो कनेक्शन होता है, जो वो मोटिवेशन होता है, तो वही बस हमें ध्यान रखना है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हर असफलता के बाद ही सफलता जरूर मिलती है, अंधेरी रात के बाद ही तो आता है उजियारा, शिद्दत से दीजिए खुद को और अपने बच्चों को एक इशारा। टीचिंग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना ही अपने आप में करेजियस कहलाता है। हम लोग शिक्षक हैं, सबसे बड़ा करेज का काम ही हम लोग कर रहे हैं। इतने सारे बच्चों को संभालना, इतने सारे पेरेंट्स को संभालना, वो ही एक चैलेंज है। उस चैलेंज को हमें एक्सेप्ट करना है, और अगर हम इन्हीं से लाइक घबरा जाएंगे तो प्राउड इंडियंस कहाँ से लाएंगे। सो वी हैव टू बी करेजियस सो दैट हम लोग एक्चुअल में वो दे सकें, वो प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें। तो बस बनिए लाइक टॉलरेंट, सुनाइए कहानियां, पूछिए सवाल, करने दीजिए बच्चों को बवाल, और अब अपना थिंकिंग कैप थोड़ा सा ओपन कीजिए, बिकॉज वी आर हियर टू ब्रिंग सम क्वेश्चंस फॉर यू। आपके सामने कुछ सवाल है, यू हैव टू जस्ट ओपन अप योर माइंड। अभी आप हमारे स्टूडेंट हैं, आप लोग हमारे लिए एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हम लोग शिक्षा, मतलब हमने आपको शिक्षा दी है, तो कितनी शिक्षा हमारी आपको समझ में आई, कितना आपने ग्रहण किया, उसके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए प्रिपेयर्ड है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको चैट बॉक्स में देना है। यू कैन लाइक रेज योर हैंड ऑल्सो, अनम्यूट एंड देन स्पीक। सो द फर्स्ट क्वेश्चन है, it is said that a teacher in the classroom is, टीचर क्लासरूम में एक स्पीकर होता है, एक लीडर होता है, एक फ्रेंड होता है, या थिंकर होता है? I could see someone saying friend, somebody saying leader. So the correct answer is the one who is saying leader, Beena ma'am. Beena ma'am, I would like you to speak, please. Can you please unmute yourself, ma'am, and speak? Beena ma'am. Yeah, hi everyone. This is Veena here. Yeah, and I'm a trainer for radio jockey, spoken English, anchoring, public speaking, communication skills. And nice to meet all of you. Preeti ma'am, I just love, you are really an amazing orator. Rekha ma'am ko to hamesha se suna tha. My pleasure, totally pleasure is mine. It's really a great compliment. Thanks a lot, ma'am.
Seriously, I'm everyone grateful. was actually amazing, but पता नहीं क्यों मैं प्रीति मैम से थोड़ी attract होने लगी, तो मैंने कहा I better tell. You are the first one who gave me a compliment like this. It's really my first compliment. No, now it will follow. Now it will follow. It is contagious, actually. I always remember you, ma'am. नहीं बहुत बेहतरीन. I really love it. Leader, can I know, like, why did you select this answer as a leader? Acha, as a leader, acha, actually, sorry, I couldn't. Actually, Beena ma'am, actually, she texted leader. So I wanted to know why leader? Why can't be a friend or a Okay, a thinker? I'm a friendly leader. I would rather say I'm not a leader, but I'm a friendly Absolutely, leader. ma'am, because nobody can That's connect correct. as a teacher. So Yes, if you really want, even at this moment, I'm actually training these little children here in the institute. But I have always observed one thing, like once you have that small connectivity with these children, you know, come what may, whatever the age is, you know, that doesn't matter. But once the connectivity is done, then there's no looking back. You can easily connect and then, you know, take them the way you want. You can mold them the way you want. Absolutely. So I would say not a leader, but a friendly leader. क्योंकि Yeah. एक लीडर So के अंदर answer अगर is एक फ्रेंडशिप absolutely वाला correct. सिनेरियो होता है जी. So it's a अगर correct एक answer, ma'am. That's Yeah. a correct answer. Thank you so much, ma'am. Now Thank come you to the very much. second one. question. Now we come up to second question. Some students are backward in studies. What will be your attitude towards them? आपका attitude क्या होगा अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं करता है? What would be your attitude? You'll be harsh, you'll be sympathetic, you'll be liberal, or you'll be lovable. Actually lovable. Sudeepa Gopi ma'am said liberal. Ma'am, your opinion, we wish you to speak to. Meena ma'am, D. Yeah, Sudeepa ma'am? Yeah, as a teacher, we can't be harsh to them. At the same time, being sympathetic, I don't think so. We can, they will be able to learn. If we are lovable also, it is not going to help. Liberal is the one which I feel as a teacher we need to adopt. So hence my answer is liberal. Liberal with love. Thank you so much, ma'am. Even questions actually, na, these days why we have opted for such questions, because even these days, na, question paper, as we have seen CBSE, which CBSE is preparing, the question paper is like A, B, C, D, all the answers are correct. So it is our perception what answer is according to us correct. But again, now as we are the leaders over here, so whatever the answer we select would be the final. Sympathetic. So the correct answer I'm to lead is sympathetic. Yeah, sympathetic. We have to be sympathetic. Yeah, ma'am. Come to the third one. Yeah, question number third. Which of the following characteristic is most essential to make you a good teacher? अब ये आपके लिए है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं कि आप अच्छे टीचर कैसे बनेंगे? Will you be sympathetic to your children? A, sympathy for students. B, proficiency of language. C, thoroughness of knowledge. And D, effective communication. Now it's up to you. The ball is in your court. You are the teacher. So let's see. Yeah, ma'am. All can write the answers in chat box also, so that we can save our time. Vijay ma'am said a C. Okay. C. Okay. Thoroughness. C and D. The right answer is A. Yes, absolutely. Sympathetic for students. Agree, Sumita ma'am. Come to the fourth one now. Over to you, Sumita ma'am. Okay. So let's boost the second question. Next question. Identify the main objective. हमारे main objectives क्या होनी चाहिए teaching के? क्या केवल notes दे देना? To prepare students to pass the exam, सिर्फ उनको examination pass करा देना? उनको jobs के लिए prepare करना या to develop the thinking power of the student? And the answers that I'm getting are absolutely right. To giving D. D as an answer. Correct. Next question. Actually the final answer. Yeah, now let's the one that language teachers deal with, absenteeism in the class. So how we can minimize the absenteeism? By teaching effectively and regularly. बहुत ज़्यादा effectively और regularly teach करना, ये absenteeism को ignore कर देना, उनको punish करना, या informing the parents. Okay, so I'm getting the answers, but definitely the right answer is A, teaching effectively and regularly. And I got almost many of them have replied A only. A, yes. Great. Now I'm shooting effectively. Let's come to the next question. I hope the teachers are enjoying our questions.
And let's see the next question. The new millennium teacher is addressed as. हमको क्या एड्रेस किया जाता है आजकल के टीचर्स को? गाइड, लर्निंग फैसिलिटेटर्स, फ्रेंड या फिलोसफर? Absolutely correct, Beena ma'am. Ma'am, Sonia ma'am, it's learning facilitator. Now let's come to the next question. Yes, Preeti ma'am. Okay, so I'm going to lead now the next one. So the question is, grammar translation method stresses on. भाई grammar है तो fixed है rule regulation पर, तो ये किस बात पे जोर देता है? Accuracy पे, fluency पे, appropriateness या listening skill? देखिए मेरा question बहुत easy था, तो everybody can easily give answer. So Sumita, Rekha ma'am, just see the chat box. I'm able to see. Maximum right answer मिला हमें. Maximum are saying C, but C is not the answer. Yes. Sorry to say Accuracy. that. Yeah, absolutely. Accuracy बहुत जरूरी है भाई, इसमें तो accurate rules है मैम, तो accuracy के साथ जाना पड़ेगा. Surely. Now come to the next one. Traditional method goes against the. जो traditional method है वो किसके against जाता है? Prospective grammar के, simulate के, pedagogic principles या generalization? क्योंकि देखिए थोड़ा traditional method समझ लीजिए कि traditional जो पुराना method हमारा चला आ रहा है तो वो किसके against है? क्योंकि हमारा जो पूरा ये webinar based ही उसी चीज पर है, तो थोड़ा सा concept clear करिए. We are getting correct answers, Priya. Oh wow. We have explained them very well. हाँ, तो हम पास हो गए. So the correct answer is pedagogic principles. भाई innovation लाना है तो हम traditional method को, पुराने method को कैसे continue कर सकते हैं? Yes. So I'm the liberal teacher ना, बहुत easy questions पूछ रही हूँ मैं. Now last but not the least, the objective of direct method. देखिए ये direct method मैंने explain किया था, तो right answer. I need a right answer. So I'm going to tell you the options. To increase power of comprehension, to increase communicative power, to develop a command over the target language, or to develop the personality. क्या भाई? Directly जाइए, directly जाइए teachers. Directly. अब मैंने बताया भी, teachers raw नहीं चाहिए, trained चाहिए, तो थोड़ा सा hint दिया मैंने. We are getting mostly the correct answers. Correct answer. So it is C actually, to develop a command over the target language. Yes, so finally हम pass हो गए. We feel so glad. So we would like to sum up our webinar with this quote. Actually एक चीज का पूरा निचोड़ है, हमारी pedagogy कहती क्या है? I'm going to read for you first. Everybody is a genius. Obviously हम मानते हैं हमारे हर बच्चे innovative है, सब genius है, सबकी अपनी अपनी art है. So but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Obviously, जो बच्चा कर ही नहीं सकता, उसके लिए आप कितना भी pedagogical force लगा ले, innovation ले आए, strategies अपना ले, भाई वो उसका, अगर वो सिंगिंग में अच्छा है और उसे डांसिंग करा रहे हैं, अगर वो स्पीकिंग में बहुत अच्छा है और आप उसे राइटिंग करवा रहे हैं, so as teacher it is, we should not be judgmental. We have to be become a leader of including all activities, सारी caring, courageous, मतलब हम लोग super powers बन के बच्चों को check करें what they actually leading. Yeah, super teachers. So hope now this is the time to give away. जैसे आप पार्टी में आते हैं, return gift मिलते हैं, so we are also giving you now it's time to give away the things. We have some very interesting activity links. Please, you can store it. When you'll open this link now, you'll get 26 games over here. So you can just play with your kids and be a 21st generation Z teacher. So Preeti ma'am, kindly share the link. Yeah, I'm going to proceed in the chat box as well. मैं इसको chat box में भी Pooja ma'am can do this. I think I'm not able to see the chat box where it is. प्रीति मैम हम ऐसा करेंगे, बाद में हम इसको ग्रुप में ही डाल देंगे. Okay, yeah, I can share in the group. So let me explain. And second one is a media magic. Just give me 10 seconds only to explain this. What is actually media magic? I got this link from my mentor, my role model and all. So she टाइम के जो आजकल के सिनेरियो है, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, मैगजीन, इसको हम कैसे इनोवेटिवली यूज कर लें, हम मैगजीन और एडवर्टाइजमेंट बताते हुए भी बच्चों को कैसे क्रिएटिव गेम्स खिला दें. सो some links and very well explained, so it's like a treasure for me. I'm sharing my treasure with you all because you all are
now being my family. So over to you, Pooja ma'am. We all have done. Hope so it is worthful to everyone. Thank you so much Preeti ma'am, Sumedha ma'am and Rekha ma'am. सच बोलूं तो जब आपका क्वेश्चनर चल रहा था मुझे थोड़े देर के लिए लगा CBSE सामने बैठी है. Oh my God. It's really कि ऑप्शंस आपने घुमा घुमा के दी हमें, मतलब हम भी सोच में पड़ गए कि इसका आंसर बी होना चाहिए कि सी होना चाहिए. मैंने तो हार के कि भाई मेरा आंसर गलत ना दिखे सबको, मैंने आंसर देना बंद कर दिया कि टू बी अ गुड लिसनर. बट 101% श्योर मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आज के पूरे वेबिनार से कि कोशिश हमारी ओर से बहुत होती है. हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ इम्पार्ट भी करते हैं. बहुत सारी नॉलेज हम दूसरों को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, अपने स्टूडेंट्स को देते हैं. मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी कोट आ रही है. कहते हैं कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिशों के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठना, मन को अपने मार, बढ़ते रहना आगे सदा, जैसा भी हो मौसम, क्योंकि पा लेती हैं चींटियां भी मंजिल गिर गिर कर हर बार. Wow. Absolutely. So nice, ma'am. कभी भी हार Very well नहीं said. माननी चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे हमारी चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई 50 में से कोई 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तंग कर रहे हैं, उनका फोकस नहीं है हमारी क्लास में. सर्टनली यस, अगर हम अपनी क्लास को इस तरह की इनोवेटिव पैडागोजीज के साथ अपनी क्लास में जाते हैं तो वो बच्चे कैसे ना हो कि उनका इंटरेस्ट डेवलप ना हो. हम लोग के पास नॉलेज बहुत है, कमी सिर्फ एक बात की है, वो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन. हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें ज्ञान बहुत है, लेकिन जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कम करते हैं तब वहां पे थोड़ा सा फेलियर हमारे हाथ में लगता है. और मेरे ख्याल से हर चीज जो हम हमारी नॉलेज में ऐड होती जाती है उसका साइड बाय साइड अगर इम्प्लीमेंटेशन करते जाएं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास हमारी 30 की क्लास हो या 50 की क्लास हो उसमें से कोई भी बच्चा बाहर जाए, क्योंकि हम हर चीज सिखाते हैं, मॉरल वैल्यू से लेके एकेडमिक तक सब कुछ. तो आज का वेबिनार वाकई मतलब बहुत सारी बातों को लेके, एक नहीं बहुत सारी बातों को लेके मेरे ख्याल से 101% सक्सेसफुल था. हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी बहुत एंजॉय किया. थैंक यू सो मच प्रीति मैम, सुमेधा मैम एंड रेखा मैम. एक चीज सच में बहुत आश्चर्यजनक मैं कहूंगी, देखो मेरे को भी हिंदी के वर्ड्स आ गए, बहुत आश्चर्यजनक कहूंगी मैं कि आप सब मतलब मैंने देखा प्रीति मैम, सुमेधा मैम, आप सब इंग्लिश, रेखा मैम इंग्लिश टीचर्स हैं, बट जिस तरह से आप लोगों ने हिंदी में अपने स्टेट को स्टेट मतलब जो हम स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हिंदी में आपने वेबिनार दिया वो वाकई ही बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिंग है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएटिंग. मुझे इसके पीछे एक रीजन है मैम, सिर्फ मैं कुछ फ्यू सेकंड्स लूंगी. एक पर्सनल शेयरिंग है क्योंकि आप लोगों से जुड़ी है. ये स्टूडेंट्स ही नहीं होते मैम, टीचर्स के साथ भी होता है और ये मेरे साथ हुआ है. सो आई एम शेयरिंग एट द मिडिल ऑफ द सेशन. मतलब मैं बहुत ज्यादा फेड अप थी. आई थॉट कि मुझे कुछ नहीं कर पा रही हूँ. द मैन हु केम इन माई लाइफ मैं इसलिए कहूंगी मैथ्यू सर. मैंने सर को एक मैसेज डाल दिया. मैंने बिफोर ट्रेनिंग एक मैसेज डाला, सर एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू डू सो. मैं शायद इतनी अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट एज गुड एज यू ऑल पीपल आर. आई एम मतलब मैं तो उस लेवल को टच नहीं कर सकती. सो शायद मैं ट्रेनिंग में जा सकती हूँ बट वर्थफुल नहीं होंगी. सर ने कोट मुझे लिख के भेजी, मतलब वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था. सर ने बोला कि जब आप पहले स्टार्ट करने से पहले ये मत सोचो कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, पहले स्टार्ट कर लो, फिर स्टार्ट करो कि अब मैं कहाँ से स्टार्ट करूं. सो द डे इट चेंज माय लाइफ एंड आफ्टर दैट यू आर देयर, गुड फैसिलिटेटर, गाइड एंड ऑल. सो राइट नाउ यू बोथ हैव अ सेम वैल्यू. मैथ्यू सर एंड यू बोथ आर डूइंग ग्रेट जॉब. चैरिटी से भी बढ़कर वाली बात है. सो इट्स रियली ग्रेट. मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है. मैथ्यू सर तो हम सबके मेंटर्स हैं. हम मतलब वो एक ऐसी जान है जिन्होंने हम सबको एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है. हमें स्किल थी, उस स्किल को उन्होंने बहुत ज्यादा इनहेंस किया है और उसको एक प्लेटफॉर्म देके हम एक दूसरे से इतनी दूर दूर बैठे भी जुड़ पा रहे हैं. सबसे अच्छा. चलिए इस वेबिनार को समाप्त करते हुए अब समय है कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं. अभी हमारे एक्सपर्ट्स फ्री नहीं हुए क्योंकि हमारे एक्सपर्ट्स के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो उससे पहले मैं शेयर करना चाहूंगी अपनी स्क्रीन. Just give me 1 minute.
मैं अपने एक्सपर्ट से पहले पूछना चाहूंगी, भाई हमारे एक्सपर्ट्स कोई भी जो भी आप में से जवाब देना चाहें। हमारे पास आज क्वेश्चंस आए जैसे टीचिंग पैडागोजी ऑफ लैंग्वेजेस को ही लेके, तो उसमें जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है वो हमें आया है दिल्ली से। मैं किसी भी कोई भी आप में से तीनों में से कोई भी जो है उसका सवाल का जवाब अगर देना चाहे तो ये क्वेश्चन आया है हमारे पास। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी, तो ये है दिल्ली से है ये मैडम मिसेस सोनिया चावला। इनका सवाल है, लैंग्वेज इज सच अ वास्ट थिंग, हाउ शुड वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स। ये हमारी आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की विनर है। तो सबसे पहले इनका नाम स्क्रीन पे फ्लैश करने से पहले मैं ये क्वेश्चन का आंसर अपने एक्सपर्ट से जानना चाहूंगी। आप में से कोई भी जो भी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहे। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, लैंग्वेज इज सच ए वास्ट थिंग, बहुत बड़ा है लैंग्वेज, एक वर्ड अपने आप में। हाउ शुड वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स फॉर इट, किस तरह से हम अपने बच्चों में ये चीज ला सकते हैं। मैम आई थिंक वी ऑल थ्री टीचर्स विल गिव देयर इनपुट। तो मैं थोड़ा स्टार्ट करना चाहूंगी और ट्राई करूंगी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की। मुझे क्या लगता है, भाषा, अब क्योंकि लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है, भाषा अपने आप में बिल्कुल व्यापक, तो हमारी इस लैंग्वेज का लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही है कि भाई हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, LSRW, चारों स्किल्स हैं कि भाई कोई बच्चा भी तो है, वो जब न्यूबॉर्न होता है तो गुजराती कितने फ्लुएंटली बोल लेता है, हिंदी, हमारे यहाँ बच्चे कितना कोचिंग क्लासेस और ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते हैं, वो वहां जाके 2-6 महीने में कैसे ट्रेंड हो जाते हैं, उनको भी बहुत टाइम लगता है। तो हम इंडिया भारत में रह रहे हैं, हम इतने सालों से 12th क्लास तक इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं। मैं अपने बच्चों से भी है कनेक्टेड है इससे, दैट्स आई एम शेयरिंग। तो आप 12 साल तक इंग्लिश नहीं सीखे, आप कोचिंग क्लास में जाके क्या इंग्लिश सीखेंगे। सो भाषा तो अपने आप में सबसे पहले यू हैव टू डेवलप योर इंटरेस्ट, सेकेंडली यू हैव टू गो फॉर द स्किल्स। आप ये LSRW, आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एक प्रोसेस है, आपको एकदम पैशन या इंटरेस्ट से ही नहीं आएगा, इंटरेस्ट तो आपको मोटिवेट करता है। उसके बाद आप अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करिए, देन अ फैसिलिटेटर और अ गाइड विल चेक कि उन चारों स्किल्स में से बच्चा किस स्किल में वीक है, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। तो हर एक बच्चे का, जैसे मैंने बताया, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग उसकी एफर्ट्स है, उसका अपना कैलिबर है। तो हमें हर बच्चे के साथ अलग अलग रूप में देखना पड़ेगा। हम एकदम से नहीं कह सकते कि वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे तो भाषा बहुत अच्छी हो जाएगी, आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पीकिंग के लिए भी उसको वर्ड्स आने चाहिए, वर्ड्स के आने के लिए भाई उसको रीडिंग करनी पड़ेगी, रीडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जितना ज्यादा आप रीड करेंगे आप और नॉलेज एम्पावर होगी, आपको नए ज्ञान आएगा, कॉग्निटिव आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। सो एक चेन है, जितना हम उसके जितना ज्यादा हम डेडिकेटेडली पैशनेटली वर्क करेंगे, लैंग्वेज इतना इंप्रूव होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अमिताभ बच्चन है, हिंदी इतनी अच्छी बोलते हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं, एंड स्टिल ही सेइंग कि आई एम इन द लर्निंग स्टेज एंड वी टीचर आर आल्सो ऑन द लर्निंग स्टेज। तो अपने आप में परफेक्ट तो कोई नहीं होता। तो व्हाट आई फील कि जितना हम प्रैक्टिस करें अपने एक लूप होल्स के ऊपर, उतना ही हम एनहांस करते जाएंगे, पास जाते जाते। बिल्कुल मैम एक ऐड भी आता है आजकल अपना, वो एक व्हाट्सएप वाला ऐड आता है, पढ़कर सीखा या सीखकर सीखा, वो व्हाट्सएप का आता है ना 1-to-1, वो लैंग्वेज पुरानी बैठती है, दे आर वॉचिंग अ मूवी, क्लियर। तो बस वो है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भी बेचारे ने ईयरफोन्स वगैरह लगा के दे स्टार्टेड लर्निंग दैट लैंग्वेज। तो बस वही लैंग्वेज भाषा है, भाषा मुझे कैसे सिखानी है, मेरा खुद का तरीका होना चाहिए, बस सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो फिर हम फेल हो जाते हैं। तो बस खुद को भी इंटरेस्टिंग बनाना और सामने वाले को भी इंटरेस्टिंग। रीडिंग डेवलप कर ली, मैम ने बोली थी LSRW, लाइक अगर सपोज कीजिए मुझे अपने बच्चों को कोई देना होता है तो मैं उनको कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर देती हूँ, कोई भी लैंग्वेज हो, क्योंकि हम इंग्लिश टीचर्स है तो हम लोग बच्चों से ये कहते हैं मैम क्यों इंडिया में रहते हैं हिंदी बोल लो ना, तो वी हैव टू टेल देम कि नहीं बेटा इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लैंग्वेज है तो सीखनी पड़ेगी। तो बस खुद सिलेक्ट करके उनको कुछ ऐसी चीजें उनको प्रोवाइड करेंगे तो शायद इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। व्हाट आई फील इज उन्हें हमें ढूंढ के देना पड़ता है, जो भी हमें जिनको सिखाना है उनको हमें एक्चुअली मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ता है। वो खुद से तो करेंगे नहीं, मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम करेंगे भी नहीं, हम सिर्फ बोलते रह जाएंगे, वो सुनते रह जाएंगे, काम वहीं खत्म हो जाता है। सो वी हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट अ सोर्स जिससे हम सिखा सकें। सुमिता मैम, हाउ मच यू अग्री विद दिस फैक्ट? Absolutely, ma'am. I agree with you and Preeti ma'am. आप दोनों ने enough
बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। एंड डेफिनेटली हमें जो हमारी जो इंग्लिश टीचिंग या लैंग्वेज टीचिंग की जो प्रोसेस है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, उसमें अभी थोड़ा सा एक, जैसे कि हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखा या हमने जो आज मेथड्स देखे या स्किल्स देखे, तो उसमें भी हमने ये देखा कि ग्रामर को भी थोड़ा इग्नोर कर दिया गया है, जिसमें ये बच्चों के अंदर हेजिटेशन था उसे हम दूर कर सके। और उसमें डेफिनेटली जितना वो कम्युनिकेट करेंगे, जितना वो बात करेंगे, जितने नए वर्ड्स को वो इनकलकेट करेंगे, उनके लिए वो फ्लुएंट होना उतना इजी हो जाएगा। और वो हेजिटेशन निकलना सबसे बड़ी बात है, और वो तभी होगा जब हम उनको जज नहीं करेंगे, हम उनको एक फ्रीडम देंगे, जैसे चाहो उसे लर्न करो, बट यू हैव टू कम अप विद योर आइडियाज इन द लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं। बिल्कुल, उसका एक लाइव एग्जांपल मैं भी हूँ मैम। लैंग्वेज मैंने भी एक नई सीखी है, लेकिन चलाऊं, क्योंकि मुझे एक गुरुद्वारे में बचपन जाके शब्द बोलने होते थे। तो जैसे आपने बोला भाषा कैसे सीखें, तो मैंने बायलिंगुअल मेथड अप्लाई कर लिया, और मैंने उस पंजाबी को अपनी अपनी लैंग्वेज हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने भाषा को सीखा, क्योंकि मुझे जरूरत थी। तो ये देखना पड़ता है बच्चा कितना पैशनेट है। मैं शब्द बोल लेती हूँ, मैं अपने नाम को सकती हूँ, समझ सकती हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं कर सकती हूँ। सो डिपेंड कि हमारा पैशन कितना है, हम कितना उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और बाकी हमारा ये पूरा वेबिनार उसी के ऊपर था ही। थर्ड हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली दे विल ग्रो। या हम एंडिंग में एक लिंक भी शेयर करेंगे। और लाइक व्हाट आजकल जो मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भूत चढ़ा हुआ कि बच्चों को थोड़ा इंग्लिश सिखाना है, तो उसके लिए ना लाइक दीज डेज यू कैन आल्सो गिव एन एग्जांपल। वो वंडर गर्ल अगर आपने सुना हो, शी इज एक्चुअली, उसने अपनी कमांड ली है ओवर लाइक 12 लैंग्वेजेस, 12 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेंट्स। तो जब वो कर सकती है, तो बस एक मोटिवेशन, इंस्पिरेशन अगर रखेंगे ना, तो वो वंडर गर्ल के नाम से ही बच्चे शुरू करते हैं। मतलब आई हैव सीन 90% ऑफ द स्टूडेंट जब घर गए, जब मैंने उनको ये बोला, तो नेक्स्ट डे आके उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैम सीरियसली, मतलब वो जो 9 उसने एक्सेंट सीखे है ना, दैट वंडर गर्ल, शी इज हार्डली ऑफ 15 इयर्स नाउ। तो लाइक ठीक है, अगर लैंग्वेज सीखनी है तो दिस इज व्हाट आई फील कि एक इंस्पिरेशन दे दीजिए, अपने आप सीखना शुरू हो जाता है, खुद को भी, बच्चों को भी। और जब तक चैलेंज नहीं देंगे तो चेंज कहाँ से लाएंगे। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से इतनी नॉलेज हमारे एक्सपर्ट्स की ओर से इम्पार्ट हुई है आज सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, और बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो मिसेस सोनिया चावला, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर ऑफ दिस मोस्ट इनक्विजिटिव माइंड सीरीज 3। एंड आपकी न्यू ईयर ईव पे आपको इसका गिफ्ट श्योरली मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अभी सोनिया मैम है नहीं, बट मैं ये रिकॉर्डिंग में बोल रही हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में देख सके। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हर। इसी के साथ ही मैं चैट बॉक्स में फीडबैक लिंक और सर्टिफिकेट का लिंक फॉरवर्ड कर रही हूँ। उतनी देर कोई भी और पार्टिसिपेंट अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो दे कैन श्योरली शेयर। प्रीति मैम, यू कैन ओवरटेक कर दैट। Yeah, anybody would like to speak? Anyone? Yeah, even you are the only one who can tell us कि हम पास हुए कि फेल। Yeah. Anyone? We love to, please, either English, Hindi, जो भाषा में आप comfortable हो, please tell us how we have done. Anyone, please. And that will really help us for our next webinar or next public appearance. Yes. हाँ जी, कोई भी अपने व्यूज देना चाहता है? Lekha ma'am, Jyoti ma'am, Malini ma'am, Jyoti ma'am is there, Mini ma'am is there, Hitakshi. Anybody, any one of you can speak if you wish, please. We would love to hear your feedback too. Rekha ma'am, Rajni ma'am, many are there. If you don't want to open your video, it's okay, but you can unmute yourself and tell something. Sudeepa ma'am, कुछ कहना चाहेंगे? Yes. हाँ जी रेखा मैम। हाँ जी रेखा। Yes ma'am. Actually I am outside, that's why I just want to say some words for you. Actually Rekha ma'am is always rocking. She is an inspiration for us. She is a trainer and best trainer for me especially. I am a teacher and always I'm trying to be like her. And this webinar was superb, ma'am. Keep doing this good work, ma'am. Thank you so much, Rekha ma'am. Hope you like it. Thank you so much. Ma'am. I don't know about other teachers, sorry to say. Pooja ma'am, Preeti ma'am,
and Rekha ma'am. I Ma'am, think you हम all. लोग अभी अपना existence prove करने की कोशिश कर रहे हैं. Oh God. Yeah. So keep doing this good work, ma'am. इस भीड़ में पूजा मैम is our mentor. Rekha ma'am, पूजा मैम is our mentor. She's a mentor, भाई. Okay, She okay, is ma'am. our mentor. ये तो हमारी गाइड है. Yes, ma'am. It would be glad for me, glad to me कि मुझे भी अगर आप जैसे मेंटर मिले तो जैसे आपने सबको पॉलिश किया हुआ है. नहीं मैम, हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वही मेंटरशिप में आ जाता है और कुछ नहीं. हम एक दूसरे को सपोर्ट करना आजकल के टाइम में सबसे बड़ा मेंटरशिप है. Yes, ma'am. Yeah, absolutely. So that is the one thing which all of us we are doing it. मैंने फीडबैक फॉर्म सेंड कर दिया है ग्रुप में. आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड सर्टिफिकेट ऑल्सो. और ये सर्टिफिकेट वाला फॉर्म हम चैट बॉक्स में ही सेंड करेंगे, हम ग्रुप में नहीं सेंड करेंगे. फीडबैक फॉर्म हम ग्रुप में दोबारा सेंड करेंगे, लेकिन ये सर्टिफिकेट वाला फॉर्म मैं सेंड कर रही हूँ सिर्फ चैट बॉक्स में. तो अगर किसी को मिस हो जाए, आप में से ही किसी को मिस हो जाए, तो आप मेरी पर्सनल विंडो पे मंगवा सकते हैं. अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक इट फ्रॉम देयर ओनली. So thank you very much on behalf of AIAF. बैक सर की एब्सेंस में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. हमारे रिसोर्स पीपल जितने भी हैं, सुमिधा मैम, रेखा मैम, प्रीति मैम, आप सबने आज का दिन रॉकिंग बना दिया. 1.5 घंटा ऑडियंस को रोक के रखना इज अ बिग डील. Thank you so much. Totally pleasure. Thank you so much. इतनी ज्यादा नॉलेज देने के लिए. सुदीपा मैम का भी बहुत बहुत थैंक यू. मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ उस पार्टिसिपेंट को जो पूरी वीडियो ऑन करके सारा वेबिनार लेते हैं. बहुत मुश्किल होता है. नहीं, she was so active in replying also. Very motivating for us. Sudeepa ma'am, hats off to you. Really thankful. हाँ, हम वेबिनार सुनते सुनते दाल नहीं धर रहे हैं, तो ये पता चलता है. Actually, thank you so much, Sudeepa ma'am, for being always there as an active participant. Absolutely. I hope आप सबको फीडबैक फॉर्म और सर्टिफिकेट फॉर्म मिल गया होगा. एक बार थम्स अप जरूर चाहूंगी आप सबसे. Let's have a click. Let's have a thumbs up from everyone else. वर्चुअल थम्स अप आप दे सकते हैं अगर कैमरास ऑन नहीं चाहिए. Let's see how many of you give thumbs up. मुझे क्लिक लेना है आप सबका. That's great. Thank you, Beena ma'am. Thank you, Haripriya ji. Thank you so much. Thank you, Mrs. Kamla. Thank you, Aramita ma'am. Thank you so much for switching on your camera. I really always appreciate. Turn on your cameras. Thank you so much. Really boosted. Thank you so much for a wonderful session. Thank you so much, Shahza ma'am. Pleasure, ma'am. It's really our pleasure. Thank you. Ma'am, can you share the feedback link? I have already shared it, ma'am. I'll share it again if you say. I request to all participants, please fill the feedback form. It's really really great help for all of us. I'm sharing it again with all of you. So we'll be taking leave after you only. तो आप आराम से feedback form fill कर सकते हैं, certificate form fill कर सकते हैं. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you everyone once again for giving your valuable time. Thank you. Thank you so much everyone. शुक्रिया. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पे आने के लिए. होप आपने आपको बहुत ज्यादा बोर नहीं किया होगा. Actually. शुक्रिया सभी का. ऐसा तो कोई भी नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मान रहा होगा, क्योंकि नॉलेज ये मैम जितने लोग टाइम निकाल के आए ना ये नॉलेज लेने के लिए, सर्टिफिकेट के लिए अगर कोई बैठा होता तो वो आधे पौने घंटे बाद चला जाता है ना. ये 1.5 घंटा रुक के अगर कोई बैठा, इट मींस उसको कुछ लाइक आई सॉ ना स्टार्टिंग 40 से वो 40 रहा, 39-40 रहा. रेशियो वाज गुड, सो दैट मींस हमारा सेशन अच्छा था. सो वी शुड एक्चुअली फील प्राउड. Of course we are proud on you. It's really, ma'am, it's my first webinar. Hopeful I was nervous, but मैंने इस बार पहली बार कुछ नहीं लिखा, सब on the spot. It has done. But it was very nice, Preeti ma'am. पता नहीं कैसे हुआ, I was nervous क्योंकि मैं टेक्निकल चीजों में ज्यादा लगी रही. So finally सब. And I was stuck with the time limit, so I didn't explore. I was so limited with the words. Even me too. I thought कि we have to be before क्योंकि हम already late थे. When we are good speakers, and at times we feel like we need more and more time to speak. Yeah, it happens. And when we are like more than one presenter,
then we have to be more conscious about it. कहीं दूसरे का टाइम कम नहीं हो जाए. Surely, actually, I try my best कि मैं जितना short precise कर सकूँ. So I've explained in my own words and leave it. Okay, goes slowly. It was wonderful. It was really So, nice time with all Thank of you, you. Thank you so much, really, Pooja thank you, ma'am. Pooja ma'am. It's really without you, we three even We cannot couldn't do have anything. done. Yes. Manage मैम everything. आप सारा कुछ आपने नहीं किया, मैम, कुछ भी नहीं मैम किया। you managed जो Yeah, I मैनेजमेंट है did ना, best. आपने हमें कंफर्ट दिया. The most Actually. importantly, the last Actually, word ma'am. you said ना कि आप भूल जाओ everything, the mentoring or I'm there. Logical थे तो मैं तब भूल गई. ठीक है, मेरा सपोर्ट सिस्टम बैठा है, अब she can manage, वो देख लेंगी. Thank you. Even मैम कल टेक्निकल ग्लिचेस बहुत आ रहे थे, तो आज हमें डर लग रहा था, बट था हाँ. पूजा मैम है बैकअप में, मतलब वील मैनेज. Even sorry मैम, मैम I need to apologize. सबसे ज्यादा पूजा मैम को मैंने परेशान किया है हर मिनट में. मैम मैं इतने बजे आ जाऊं, मैम थोड़ा जल्दी कर ले, मैम 4 बजे कर ले. मैम भी फेड अप हो गई होंगी. बिहाइंड हर, उनके पीछे हम लगे हुए थे, सो वी आर आल्सो वेरी सॉरी. नहीं मैम, प्लीज, देयर इज नथिंग टू फील सॉरी अबाउट. आप लोगों ने मिलके एक स्टेट वेब सीरीज को इतना सक्सेसफुल बनाया है, वो बहुत बड़ी बात है. मतलब इतने पार्टिसिपेंट को अपने साथ लेके आना और इतनी इफेक्टिवली हिंदी लैंग्वेज को लेके, क्योंकि हम सबकी कंफर्ट जोन बन गई है इंग्लिश लैंग्वेज, इतनी इफेक्टिवली आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज में सारा वेबिनार दिया. हैट्स ऑफ टू यू गाइस. मतलब जितनी आप लोग pleasure is our ma'am, properly. Thank you so much everyone. So I'm just going to end the meeting क्योंकि मुझे लग रहा है सब लोग busy हो गए हैं सर्टिफिकेट फिलिंग में. तो लीव मीटिंग नहीं कर पाएंगे. हाँ जी, यस कमला मैम कुछ कहना चाहते हैं. मैम अगर पॉसिबल हो तो रिकॉर्डिंग भी शेयर कीजिएगा. जैसे मैं इंटरनेट इशू की वजह से थोड़ा अटेंड नहीं कर पाई. बिल्कुल बिल्कुल. रिकॉर्डिंग तो श्योरली हम लोग डाल देंगे मैम. यूपी एमपी जो हमारा स्टेट ग्रुप है उसमें हम जरूर डालेंगे. Thank you so much, ma'am. Have a good day. Okay, bye-bye. Good evening. Bye-bye. Bye, ma'am. Bye, good evening, ma'am. Join us in level 4. Sorry, हमारा level 4 आ रहा है. That is on 30th SST teaching pedagogy. So do join us there. Surely. Sure, ma'am. Sure. Okay, ma'am. Have a good day. Good evening. Once again. Good evening. Bye. Bye.